चले सर इब्तिदा करें क्या? आए सर, आज की क्लास की इब्तिदा होगी। किससे होगी सर? एक मिनट रुक जाए बस मेरा बच्चा। सर साजिद की तो ख्वाहिश थी तो सभी को बुला दे। मैंने कहा नहीं सर, ये पम वाले बच्चे हैं, इनको आप बाउंड। मेरा बच्चा जल्दी से ये कॉपी करे। चलिए मेरा बच्चा स्टार्ट करते हैं। IFRS 15 FAR 2 से जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है उनको पता है कि FAR 2 में हम कहानी शुरू करते थे स्कोप से, लेकिन सर यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे किससे? क्योंकि बड़े हो गए हैं आप लोग, है ना सर? अच्छा, बड़े भी हो गए हैं और सर हमें पता भी होना चाहिए कि भाई ये जो IAS आया है इसका मकसद क्या था। सबसे पहले मुझे बताएं IFRS 15 ने किन 2 IAS को रिप्लेस किया? तुक्का लगाए, कहीं ना कहीं।
मैं अज्यूम करूंगा सभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि एफआईआर में लोग फेल किया आते हैं सर, मैं अज्यूम करूंगा सभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं भाई। चले सर कोई तो बता दो सर, 2 आईएसएस को रिप्लेस किया, एक था आईएएस 11, मतलब वैसे तो इफ्रिक्स को भी किया है, लेकिन जो 2 मेन आईएसएस थे, आईएएस 11 और आईएएस 18, ये था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, सही है सर, और ये था रेवेन्यू। ये आईएएस है सर, इन दोनों को घटाओ, अब एक आईएएस आएगा आईएफआरएस 15। अब इसके आने की वजूहात, 2 मेजर वजूहात है, अभी स्टैंडर्ड से भी पढ़ेंगे। सर 2 मेजर वजूहात है। सबसे पहली वजह, देखो हमेशा याद रखना, तुम लोग फर्म में हो, तुम लोग को ये बातें साफ तौर पे समझाना जरूरी है, और फर्म में भी नए नए, फर्म की जिंदगी तुम्हारी गुजरती है कंप्लायंस के गिर्द, आईसीसी की कंप्लायंसेस, और हमने कहा लॉ की कंप्लायंसेस, तुम लोग की जिंदगी 4 दीवारी से गुजरती है, तुम सिर्फ कंप्लायंस चेक करते हो। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना, बोलते हैं भाड़ में जाए अकाउंटिंग, भाड़ में जाए कंप्लायंस, असल चीज क्या है? प्रॉफिट। असल चीज क्या है? प्रॉफिट। बिजनेसमैन बोलता है पहले मैं बिजनेस का सोचता हूं, फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है ये बाद में पता चलेगा। अब सर होता क्या, आप सुनना, एग्जांपल दूंगा। होता यह है कि बिजनेस में बहुत सारी मर्तबा बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो कर रहे होते हैं, उनमें आपने कहा कि हम प्रमोशनल बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भाई आप गए सुपरमार्केट ने कहा कि आप जो है 2 डब्बे लेंगे, आप कोई भी बिस्किट लोगे तो आपको तीसरा डब्बा फ्री मिलेगा, सही है सर, ये इम्तियाज है, कोई दिन पहले प्रमोशन निकाली थी कि 2 डब्बे लेंगे तीसरा डब्बा फ्री मिलेगा। इसी तरीके से आपने अक्सर देखा होगा कि ईद के दिनों में कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो है ऑफर आ जाती है कि भैया 2 ये 3 का पैक ले लोगे तो आपको सस्ती मिलेंगी, अलग अलग लोगे तो आपने कहा कि महंगी है, लेकिन 3 का पैक लोगे तो सस्ती हो जाएगी। इसी तरीके से सर हमारी सीए की मार्केट में, हमारी सीए की मार्केट में आजकल चल रहा है फ्री वर्कशॉप का दौर, क्या है ना सर, कि ये वर्कशॉप भी फ्री, वो वर्कशॉप भी फ्री, जितनी भी चीजें सर हमने कहा फ्री वर्कशॉप का दौर चल रहा है। तो ये तमाम ट्रांजैक्शंस ने जन्म लिया। बिजनेसेस पहले बड़े सिंपल होते थे, अब बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं, डिजिटल बिजनेस हो रहे हैं सर, ई कॉमर्स आ गया, डिफरेंट तरह की चीजें आ गई, प्रमोशनल चीजें बहुत सारी हो गई। इम्तियाज में गए, इम्तियाज ने कहा कि भैया 10,000 की शॉपिंग कर लो तो मैं लॉयल्टी कार्ड दे दूंगा। अगली दफा हो गए हर लॉयल्टी कार्ड के ऊपर 1 पॉइंट, मतलब हर 100 रुपए की शॉपिंग के ऊपर 1 पॉइंट, सर ये तमाम चीजें आ गई। हमारे 18 ने वहां पर हाथ खड़े कर लिए, भाई मुझे तो नहीं पता क्या कैसे हो। तो हमने कहा सर आईएएस 18 ने जब हाथ खड़े कर लिए, वो बेचारा तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करता था, तो फिर हमने कहा कि सर वहां पर जरूरत पेश आई किसकी? हमने कहा कि भाई कोई नया स्टैंडर्ड हो। एक तो हमने कहा क्योंकि बिजनेसेस इवॉल्व हो रहे थे, नई नई ट्रांजैक्शंस जन्म ले रही थी, आईएएस 18 उनको केटर, क्योंकि ये बहुत पुराना बनाया हुआ गया था, सही है सर। अब सर दूसरा एक और मसला भी था, उस मसले के ऊपर भी आपको हाईलाइट करवाता हूं, तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा आपको। आए सर, एक कंपनी ने परचेजेस की, सपोज करें परचेजेस की 1 लाख की, और इन्हीं को सोल्ड कर दिया, तो हमने कहा सेल्स हो गई 1,20,000 की, कितने की? क्या इंक्रीज बनाओगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितने से? 1,20,000, और दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री, यही करोगे सर? अच्छा सर, अब ये सेल्स तो कर दी, लेकिन ईयर एंड पे कंपनी को लगता था, ईयर एंड पर कंपनी को लगता था कि यार 5,000 के शायद गुड्स क्या हो जाए, वापस आ जाए, 5,000 के गुड्स क्या हो जाए, वापस आ जाए। अब मुझे बताओ सर, अगर ईयर एंड पे कंपनी को लग रहा है कि 5,000 के गुड्स आ जाएंगे वापस, तो क्या एंट्री बनाएगी कंपनी? सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री बनाएगी? सेल्स रिटर्न डेबिट और प्रोविजन फॉर सेल्स रिटर्न क्रेडिट करेगी, और जब एक्चुअल में रिटर्न होगी तब कंपनी क्या करेगी सर? प्रोविजन डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, यही एंट्री बनाएगी।
अब हमने कहा सर यहाँ पर एक झोल था, क्या झोल था? आईएएस ने कहा रुको जरा सब्र करो भैया, सेल्स तुमने एक 20 की रिकॉर्ड की और 5 की रिटर्न भी रिकॉर्ड कर दिया, नेट सेल्स कितने का? ये 15। लेकिन आईएएस ने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी रिकॉर्ड कर रहे हो? 1 लाख की, है ना जी? तो आईएएस ने कहा भैया जब तू सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर रहा है, सेल्स सारे गुड्स की रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो ये कॉस्ट को भी नहीं अपोर्शन करना चाहिए? कॉस्ट को भी तो अपोर्शन करना चाहिए। जो चीज तुझे लग रहा है जो इन्वेंटरी रिटर्न हो जाएगी तो उसकी कॉस्ट भी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आएगी। जब तू सेल्स को कम कर रहा है तो किसको कम कर? कॉस्ट को भी कम कर। भाई सेटिंग इसके बारे में कुछ नहीं कहता था। ये साहब आया IFRS 15, इन्होंने प्रॉपर रिफंड लाइबिलिटी एसिड टू रिकवर हम पढ़ेंगे ये चीजें करवाई। तो सर ऑब्जेक्टिव समझे, ट्रांजैक्शंस नई नई आ रही थी, IAS 18 ने कहा मुझे नहीं पता कैसे डील करना है, कुछ झोल थे, कुछ मसाइल थे, उसका रेवेन्यू मॉडल थोड़ा वीक था, इसने कहा कि मैं आके क्या कर दूंगा, सही कर दूंगा। तो सर IFRS 15 इस वक्त अकाउंटिंग की दुनिया के अगर किसी को कहे ना सेंसेशन है तो ये IFRS 15 है। बहुत अच्छे से समझ रहा है, तुमसे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि तुम लोग जो है IFRS 15 करोगे, और जब तुम लोग फर्म्स में होगे तो फर्म्स में जब बच्चा यूजुअली अच्छी कंपनी का सेल्स का एरिया करता है वो तकरीबन करता है 1 से 1.5 साल के टाइम। जब 1 से 1.5 साल में जब तुम सेल्स करोगे तो सर वहां पर इसकी इंप्लीकेशंस बहुत हैं। आए सर इब्तिदा करते हैं, यहां तक किसी का कोई सवाल तो पूछ सकता है, करें क्या इब्तिदा? हैंड आउट आप सबको मिल गए? ग्रुप में तो सर मौजूद है ना? ग्रुप में मौजूद है? यस सर ग्रुप में तो मौजूद है। मैं आऊंगा आपको इसका स्कोप भी, स्टैंडर्ड मेरा बच्चा मैं कॉपी नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता सर आप स्टैंडर्ड कॉपी? मैं स्टैंडर्ड इसलिए कॉपी नहीं करवाता क्योंकि मैं अज्यूम करता हूं कि जो है वो स्टैंडर्ड आप लोगों ने ले लिए होंगे। कितने लोगों ने अपने दोस्तों से स्टैंडर्ड्स की बात कर ली है? कितने लोगों ने अपने दोस्तों से जिनका पेपर निकल चुका है उनसे स्टैंडर्ड्स की बात कर ली है? इनको राशिद वो दे देना, ये शीट खुद पढ़ लेंगे। बस तो वो तो उनको दे दे, खुद पढ़ लेंगे। यार एक मिनट में चले मेरा बच्चा स्टार्ट कर दे, बस 1 मिनट मुझे दे दे। यार अवैस नवीद को भेज दे, ताहिर को भेज दे, मेरे पास वो नहीं है यहाँ पे, मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है भाई, किसी को तो भेज दे, जल्दी आ जाए यार, मुझे वो कुछ चीजें फॉरवर्ड करनी है। चले सर इब्तिदा करेंगे, बस 1 मिनट मुझे दे दें। ऑब्जेक्टिव उम्मीद करता हूँ आप हजरात को समझ में आ गया होगा। जब तक जो ग्रुप पे हमने हैंडआउट भेजा है उसको आप एक दफा खोल करके देख लें। नवीद आया भाई आज? यार अवैस कहा है? नवीद नहीं आया क्या आज? नॉट इन ऐसे नीचे स्टेप तो कहा है नवीद? अभी नवीद क्या है? सबसे बुला रहा हूँ मैं यार, मुझे ये अपने आप को पहले मेल करनी है तो उसको वो करिए, डेटा पे नहीं आ रहा है। तो बोले कम से कम क्लास के स्टार्ट के टाइम में तो उड़ा करें यहाँ पर। तो मैं नीचे से क्लास देख ही रहा हूँ। टाइल नहीं गया?
गया तो कौन सा फर्स्ट होता है ईयर वाला तो ईयर वाला 15 मिनट से भाई बुलाया है मैंने नवीद को, पता है। मैंने भी उनको याद है बोल तो दिया, मैंने कनेक्ट तो कर दिया, ये हुआ है जी, लेकिन ना होने के बराबर है कि सीसीटीवी यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है इसमें, ईयर में राउटर ही नहीं। कुछ तो कर दे भाई। नवीद को कॉल किया मैंने नवीद को भी सब यार, मतलब नवीद है पूरे कॉलेज में नहीं है भाई। हाँ नवीद यार कहाँ पे, अच्छा जल्दी आ जाए क्योंकि सर हसन ने वो पासवर्ड चाहिए ना मोबाइल पे, राउटर नहीं है यहाँ पे ईयर के पास में। चल जल्दी आ जाए, कहाँ है? बोला बाहर निकल गया, दे मैं एक और पासवर्ड ट्राई करूँगा। सर मैं अभी अपने आप को पेश कर रहा हूँ, 1 मिनट आ रही बच्चों, बस 1 मिनट। चले सर इब्तिदा करते हैं। कौन कर रहा है डिस्टर्बेंस क्रिएट? आए सर, हम सबसे पहले आएंगे स्टैंडर्ड पे। आप सबके पास स्टैंडर्ड होगा मोबाइल में, सही है सर? नहीं तो आपने ले लिया होगा। स्टैंडर्ड से पढ़ना क्यों जरूरी है मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज की क्लास में सर फिर पढ़ेंगे। सर स्टैंडर्ड से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपने अपने सीनियर्स को देखा होगा, कई बच्चे ने मुझसे शिकायत की कि सर हम जब अपने सीनियर्स को देखते हैं और हम जब उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि यार उनको तो बहुत कुछ आता है, लेकिन सर मतलब वो स्टैंडर्ड खोल के चीजें टपाटप बता रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार हम तो फौरन से चीजें नहीं बता सकते। तो सर उन केसेस के अंदर क्या किया जाए? तो हमने कहा उन केसेस के अंदर हमें चीजों को इस तरीके से देखना चाहिए, क्या कैसे आए सर। तो आए अब हम सर स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ेंगे और इस स्टैंडर्ड को मैंने पहले भी पढ़ने का तरीका बताया था। जो लेक्चर जो जिन बच्चों की आज पहली क्लास है वो यूट्यूब पे जो बाकी 3 टॉपिक्स हो चुके हैं उनके लेक्चर्स देख सकते हैं, फिर बता सकते होते कि सर स्टैंडर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन और डिस्क्लोजर वाली चीज आपको मिलेगी हर स्टैंडर्ड। ये 4 तो चीजें हर स्टैंडर्ड के अंदर हैं और फिर सर बाकी चीजें भी मेजरमेंट के नाम से होती है, लेकिन मेजरमेंट जाहिर सी बात है सर हमने कहा वो वेरी करता है उसकी प्रेजेंटेशन का स्टाइल। आए सर सबसे पहले हम आएंगे और हम स्टैंडर्ड पे आएंगे और स्टैंडर्ड के जो सबसे पहले जो है ग्रुप के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने कहा आ रहा है रीजंस फॉर इशूइंग द IFRS IN5 स्टैंडर्ड का पेज है A677। ये सारे आपको बैकग्राउंड बता रहा है कि भाई इसके रीजंस क्या थे, वही जो अभी हमने पढ़ा, सही है सर? कि भाई इसने कहा एक तो पूरी दुनिया में कोशिश चल रही है कि यूएस गैप और ISS को जो है कंप्लाइंस करके डाल दिया जाए, ठीक है, अगर वो कंप्लाई हो गए तो बेस्ट हो जाएगा। फिर हमने कहा कि सर इसको लाने के जो वजूहात थी तो इसमें यही कहा गया कि आपको इनकंसिस्टेंसीज और वीकनेसेस को रिमूव करना था, रोबस्ट फ्रेमवर्क लेकर आना था, कंपैरेटिबिलिटी को अच्छा करना था डिफरेंट एंटिटीज में, ठीक है सर? तो ये तो इसका हो गया मेन बात जो हमने कही ऑब्जेक्टिव की, सही है सर? फिर अगर आप आएंगे तो इस IS प्रॉपर्ली जो शुरू हो रहा है टीजर के बाद जो है शुरू हो रहा है वो आप आ जाएंगे पैराग्राफ नंबर 1 में। ये बता रहे हैं ब्रॉड ऑब्जेक्टिव कि objective of this standard is to establish the principles that an entity shall apply to report useful information to users of financial statements about the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flow arising from a contract with a customer। आए सर, तो इसने कहा ऑब्जेक्टिव तो भैया हमारा ये है कि हम आपको रेवेन्यू का सिखाएंगे कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। सर मुझे यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, इसका आंसर थोड़ी देर में मिलेगा। मुझे बताएं कि सर क्या रेवेन्यू हमारा कस्टमर के साथ ही होता है या अदर देन कस्टमर भी हमारा रेवेन्यू हो सकता है? अदर देन कस्टमर भी हमारा रेवेन्यू हो सकता है? सर देखा जाए तो टेक्निकल वैसे तो हो सकता है डेफिनेशन वाइज, लेकिन ये आइए से आपको आगे जाके बताएगा कि नहीं भैया अदर देन कस्टमर रेवेन्यू नहीं हो सकता। आए सर इसका स्कोप पढ़ते हैं। स्कोप क्यों जरूरी है? स्कोप में इसने कुछ ISS को निकाल दिया। इसने कहा भैया ये ISS है जो कि मैं नहीं देखूंगा इनके रेवेन्यू के बारे में, इनके रेवेन्यू के बारे में इनका अपना रेलिवेंट स्टैंडर्ड देखेगा। तो आए सर वो कौन कौन से ISS हैं हम पढ़ते हैं।
An entity shall apply this standard to all contracts with customer except the following. Lease contracts within the scope of IFRS 16 leases. इसने कहा कि भैया जो लेसर का रेवेन्यू होगा ना उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। इसने स्कोप से क्या कर दिया, निकाल दिया, बोला वो IFRS 16 बताएगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स विद इन द स्कोप ऑफ IFRS, इंश्योरेंस कंपनी को भी जब अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होगा मेरी तरफ नहीं देखेगी। Financial instruments and other contractual rights or obligations within the scope of IFRS 9, IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 and IAS 28 and इसने कहा अगर एक 5 कंपनी सूदी इदारा जो कि डिबेंचर्स इशू कर रहा है वो भी कमा रहा है उनसे, सही है सर, डिबेंचर्स खरीद रहा है उनसे कमा रहा है, लेकिन हमने कहा वो भी IFRS 9 की तरफ देखेगा। इसी तरीके से जब आप कोई सब्सिडी खरीदते हैं, सब्सिडी से भी आपकी अर्निंग होती है, वो भी रेलेवेंट स्टैंडर्ड बताएगा, सही है सर। फिर कह रहा है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस बिटवीन एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस to facilitate sales to customers or potential customers. For example, this standard would not apply to a contract between two oil companies that agree to an exchange of oil to fulfill demand from their customer in different specified locations on a timely basis. क्या मतलब सर? हमने कहा भाई बाज मर्तबा ऐसा होता है, या हम एक फ्रिक के अंदर पढ़ेंगे कि सर बाज मर्तबा ऐसा होता है कि आपने कहा शेल और पीएसओ, शेल और पीएसओ, भाई हमने कहा इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट है। शेल ने कहा कि यार देखो होता है कि हमारे कभी पेट्रोल पंप्स पे डिमांड ज्यादा आ जाती है, कभी तुम्हारे आ जाती है, सही है, कुछ हाईवे पे तुम्हारे लोकेटेड है, कुछ पे हमारे। शेल ने कहा पीएसए को कि यार देखो हम एक एग्रीमेंट करते हैं, अगर हमारी डिमांड ज्यादा आ गई, सही, किसी पंप पर हमारे पास सप्लाई नहीं हुई ना, तो हम पीएसओ को फोन करेंगे और पीएसओ अपना ट्रक भेज देगा शेल के पंप पे। वहां से हमने कहा भाई जो है फ्यूलिंग हो जाएगी और फिर जो तुमने ऑयल भेजा होगा वो ऑयल की फॉर्म में हम आपको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे बाद में, सही है सर, कुछ टाइम में हम आपको रिटर्न कर देंगे। वो आपस में किस किस्म का एग्रीमेंट बनाते हैं। लेकिन अगर इस किस्म का एग्रीमेंट है, पीएसओ जो अपना शेल को बेच रहा है ऑयल, सही है, शेल के पंप पे, पीएसओ अब उसको इस आईएस के हिसाब से रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है सर। तो हमने कहा सर ये तो हो गया इसका स्कोप। अब आएंगे सर, अब आएंगे मजेदार चीजों की तरफ। किसकी तरफ? मजेदार चीजों की तरफ। और अब जो मजेदार चीजें हैं उसमें हमने कहा सबसे पहली है हमारे पास डेफिनेशन। हैंडआउट नहीं है तेरे पास? चले जी आते हैं हैंडआउट्स के ऊपर, हम आते हैं। अवैस यार टाइम अगर तो टाइम तो बोलना हैंडआउट आज क्लास जी जी उसको बोले कितने लोगों के पास हैंडआउट नहीं है? बस तेरे पास नहीं है काजी, तो सबर लग यार, शेयरिंग इज केयरिंग। क्या एक आदमी के लिए हम अवैस जैसे हेड ऑफ ऑपरेशन से भाई अवैस हमारा, इसको हम क्या तेरे लिए जो है वैसे इसको छोटी छोटी चीजों पे हम तंग करते हैं। चले सर अब आए सर, इसकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रैक्टिकल या ये बहुत प्रैक्टिकल है, 62 के करीब इसकी खाली एग्जांपल्स हैं, लंबा आईएफआरएस है, लेकिन अब पेपर में आप यकीन माने जो 3 टॉपिक है ना जो कभी भी आपको नहीं मिस करेगा उनमें से आईएफआरएस 15, आईएफआरएस 9 और कंसोलिडेशन। फिर आईएफआरएस 15 में अभी एग्जामिनर को पास पूछने के लिए जवाब पड़ा, सही है। देखो हमेशा जो मैं लॉजिक एफआर टू तो मैं समझाता तो वही लॉजिक समझो। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसमें उसने बहुत पूछ लिया, अब उसका सवाल बनाने के लिए उसको एक अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब सारे बेसिक, जैसे आईएस 12 है सारे बेसिक्स पूछ चुका है, लीजीज है सारे बेसिक्स पूछ चुका है, लेकिन हमने कहा आईएफआरएस 15 तो उसके लिए जन्नत है, अभी उसको सवाल बनाते हुए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बहुत सारे अनटेस्टेड एरियाज है, चलो भाई ये एरिया उठाओ, इसके ऊपर एक मजेदार सवाल बना दो। तो ये एग्जामिनर के लिए तकरीबन ये शॉर्ट टॉपिक है और इसमें एग्जामिनर को पता है कवरेज बहुत ज्यादा है, बच्चा कर नहीं पाएगा। तो आए सर अब हम आएंगे इसकी डेफिनेशंस के ऊपर। और सर जो इसकी डेफिनेशन है हमने कहा सर एक एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने कहा वो डेफिनेशंस क्या है सर जो अब आपके पास हैंडआउट मौजूद है। दूसरा हैंडआउट अदर देन स्टैंडर्ड, ये सारी बातें भी स्टैंडर्ड में ही लिखी हैं, बट हम इनको पहले पढ़ेंगे समरी से। आए सर इब्तिदा करते हैं। सर आ जाए टर्म्स के ऊपर आते हैं। आईएफआरएस 15 ने किसको कैसे डिफाइन किया है। सबसे पहले इसने कहा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और
more parties that creates enforceable rights and obligation. कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को अंडरलाइन कर लें, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें। सर एग्जांपल से समझाएं, बिल्कुल समझेंगे। भाई आपका केएनएस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपने केएनएस को फी पे की, केएनएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हमें क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अब आपका राइट है क्लासेस मतलब टीचिंग जो है उसकी सर्विसेज देना, केएनएस का राइट क्या है, पैसे लेना। ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमने कहा हमारे शहर की बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारे दस्तरखान है ना काजी। हमने कहा जैसे हमने कहा सैलानी है, छीपा है, आलमगीर है, जेडीसी है, सही है सर। अब भाई एक बंदा गया, जेडीसी वाले को पूछा उसने जाते जाते ऑफिस में, आज क्या है दोपहर के खाने में, जेडीसी वाले ने टिक्के हैं, सही है। वो चला गया ऑफिस, उसको ऑफिस ज्यादा दूर नहीं था। वापसी में गया, उसकी बेगम ने टिफिन विफिन दिया था, उसने टिफिन देखा, उसने दाल है। वो चला गया कहाँ पर, वो उसने दाल वाल फेंक दी और वो चला गया जेडीसी या सैलानी। वहां पर जाके उसने बोला भैया लाओ टिक्का, उन्होंने कहा सॉरी सर प्लान चेंज हो गया, टिक्का नहीं यहाँ भी दाल है, सही है सर। अब क्या वो जो बंदा केस कर सकता है जेडीसी या उसके ऊपर, नहीं सर। हमने कहा ओ भाई जेडीसी वाले बोल रहे हम तो फलाई काम कर रहे हैं, हमारा कोई कोई हक वक्त थोड़ी है कि तेरे ऊपर के तुझे खाना खिलाएं। तो हमने कहा ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जो एनजीओ है अगर वो किसी को कोई सर्विसेज दे रही होती तो एनजीओ की कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी बाउंड होती है। लेकिन सर अगर दो एंटिटीज आपस में सर्विसेज दे रही है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में याद रखना राइट्स भी हो सकते हैं और राइट्स भी होंगे और ऑब्लिगेशन भी होंगे। एनजीओ के बिजनेस में अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो हमने कहा राइट्स और ऑब्लिगेशन, वरना जो एनजीओ होती है उसके हमने कहा उसके ऊपर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। चलिए सर फिर आगे आते हैं। अगली डेफिनेशन, कस्टमर a party has that has contracted with an entity to obtain goods or services that are an output of the entity's ordinary activities in exchange for consideration। अब आए सर, हमने कहा केएनएस का काम क्या है, जल्दी बताओ भाई, ट्यूशन सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है सर। आप क्या केएनएस के कस्टमर हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से? यस सर। केएनएस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है, टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब हमने कहा केएनएस ने कहा यार अब ऑनलाइन का जमाना हो गया, फाइनल वाले बच्चे तो अब कहते हैं हम फॉर्म से बैठ कर ही क्लासेस लेते हैं। केएनएस ने कहा यार कुर्सियां बहुत ज्यादा पड़ी हुई है हमारे पास, बेच देते हैं। केएनएस ने बुलाया बशीर भाई फर्नीचर वाले को, बोला बशीर भाई पुरानी कुर्सियां तुम ले तो, ये कुर्सियां पड़ी हैं, बताओ क्या दोगे? उसने कहा बड़ कुर्सी दूंगा 500। साजिद साहब ने डील कर दी, डन। अब मुझे बताएं बशीर भाई क्या केएनएस के कस्टमर हैं? नहीं सर, क्योंकि बशीर भाई ऑर्डिनरी केएनएस का काम थोड़ी है कुर्सियां बेचना, केएनएस का काम थोड़ी है कुर्सियां बेचना। तो हमने कहा जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का आउटपुट खरीदता है वही कौन होगा, कस्टमर। अब आए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी के केस में, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं एक कंपनी के केस में। सर एक कंपनी है, क्लाइंट है हमारा, तो हमने कहा उसका काम है, सपोज करें उसका काम है ट्रेवल एजेंसी का, मतलब वो टूर्स पे बेचते हैं, टिकटें करा के देते हैं ये सब। अच्छा वो अब बड़े तेजी से ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने एक हाई फाई आईटी की टीम रख ली है। हुआ ये तो वो जो आईटी की टीम रखी है पैसे बहुत ज्यादा दे रहे थे, तो जो सेठ है लव्स का ग्रेजुएट बच्चा है, उसको लगा कि यार ये बहुत ज्यादा चीजें। उसने कहा भैया एक काम चलो, उसने कहा अभी तो इनके पास आईटी वाले को इतना काम नहीं, आहिस्ते आहिस्ते इनके पास काम बढ़ रहा है। उसने कहा अभी 2 बंदे फारिग हैं, उसका एक दोस्त था, उसने कहा मुझे एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाना है। उसने अपने आईटी के बंदों को कहा यार तुम लोग देखो फारिग हो, तुम ये सॉफ्टवेयर बना के दे दो, मैं तुम्हें इसके ऊपर कोई इजाफी पैसे नहीं दूंगा। आईटी डिपार्टमेंट है उनका, तुमको इजाफी पैसे नहीं दूंगा, ये सॉफ्टवेयर बना दो, अभी तुम लोग फारिग हो। और उनसे वो सॉफ्टवेयर बनवा लिया, और उस सॉफ्टवेयर बनाने के ऊपर उसने 5 लाख रुपए कमाए। अब मेरा सवाल है सर जो उसने सॉफ्टवेयर कमाया है उसके अगेंस्ट जो कंसीडरेशन मिली है, क्या हम इसको रेवेन्यू क्लासिफाई कर सकते हैं? क्या हम उसको रेवेन्यू क्लासिफाई कर सकते हैं? नहीं सर, हम उसको रेवेन्यू क्लासिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा ऑर्डिनरी बिजनेस हमारा वो तो भाई उसने कहा आईटी के लोग अभी फाड़ेंगे, इतना काम नहीं हो रहा है, कोरोना भी हो गया सब कुछ, तो उसने बीच में एक छोटा मोटा काम निकलवा लिया।
बट वो अदर इनकम के तौर पे जाएगा जो आईटी सर्विसेज। ठीक है सर, तो इसने कहा आपके पास कस्टमर जो होता है वो कौन होता है, जो आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी, और जो कस्टमर को बेचते हो उसी को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। चले सर मजीद आगे बढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। हमने कहा सर तीसरी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकम की। इनकम क्या है? इंक्रीज इन इकोनॉमिक benefits during the accounting period in the form of inflows, inflows मतलब कैश अकाउंट रिसीवेबल है कहीं कैश, और enhancement of assets और decrease of liabilities that result in an increase in equity other than those relating to contributions from equity। इसने कहा इनकम वो होती है जिसका अल्टीमेट इंपैक्ट जाता है किस पे? इनकम का अल्टीमेट इंपैक्ट किस पे जाता है मेरा बच्चा? हमने कहा सर इनकम का अल्टीमेट इंपैक्ट जाता है इक्विटी पे। मतलब जाहिर सी बात है, आप देखते ना सर इनकम किस में रिकॉर्ड हो रही होती है? रिटेन अर्निंग में। अब इसने कहा भैया एक चीज है, IAS 18 ये भी बात नहीं करता था। अब फिर से आते हैं सर, मैं केनियस की एग्जांपल इसलिए दूंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में चीज आए। अब सर सुन ले, बहुत ज्यादा ले आए, काजी के पास ही नहीं था, काजी को ले चले सर, आए 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 चले सर इधर लग दे। अब इधर देखें, अब इधर देखें सर, सर केनियस में आप आए और केनियस में आपने कैश में दे दी फीस। केनियस ने एंट्री बनाई कैश की सूरत में, बैंक डेबिट और फी इनकम क्रेडिट। सपोज करो हमने कहा जो भी अमाउंट था। सर हमने कहा दूसरे केस में आता हूं, आप केनियस में आए और आप फीस जमा करा रहे थे, सही है। सपोज करें जो अब्बा हैं आपके, वालिद मोहतरम, वो काम करते हैं फर्नीचर का। साजिद कपाड़िया साहब ने देख लिया आपको, आप अभी आए थे केनियस में FFR की इंक्वायरी कर रहे थे। साजिद साहब ने देखा, बोला यार तुम्हारा अब्बा फर्नीचर का काम करते हैं। बोला साजिद साहब ने कहा कि यार 10 कुर्सियां चाहिए। उन्होंने कहा सही सर मैं बात करवा देता हूँ। बस अब्बा से बात की, अब्बा ने कहा यार जो 10 कुर्सियां हैं वो कुर्सियां हैं 1800 की एक है, तो 10 कुर्सियां कितने की हो गई? 18,000। साजिद साहब ने कहा ठीक है, जो भी आपके अब्बा का नाम है। बोला हजरत आप कुर्सियां भिजवाएं, आपके बच्चे की फीस भी हो गई। ये ट्रांजेक्शन साजिद साहब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना सर। अब मुझे बताओ इस ट्रांजेक्शन में फी इनकम तो क्रेडिट हो रही है, इसका इंपैक्ट जाएगा इक्विटी। सर क्या बैंक डेबिट हो रहा है? तो केनियस का क्या डेबिट हो रहा है? तो हमने कहा, इसने कहा भैया कैश की सूरत में भी हो सकता है, कोई फिक्स एसेट या कोई एसेट भी हो सकता है। सिंपल सी एंट्री केनियस ये भी बना सकता है, फर्नीचर डेबिट और फी इनकम क्रेडिट। कितने से? 18,000 जो भी उसकी वैल्यू होगी। तो सर इसने कहा जरूरी नहीं है कि इनकम क्रेडिट हो तो डेबिट कैश ही हो, कोई दूसरा एसेट भी हो सकता है, इवन फिक्स एसेट वगैरह भी हो सकते हैं। तीसरे केस में आए, तीसरे केस में आए और केनियस ने कहा आपको कि यार आपकी कितनी है भाई फीस? होता है 18,000। कहते हैं हमारा जो बाहर गार्ड है ना इसकी 18,000 की, आप फीस जमा कराने आए थे। केनियस का फाइनेंस डिपार्टमेंट जल्दी खत्म क्लोज हो गया, अब आपको आज फीस जमा करानी है। साजिद साहब खड़े हुए थे, साजिद साहब ने कहा यार तुम एक काम ये करो पीर मोहम्मद, यार ये हमारा गार्ड है ना, 1 तारीख हो गई है, इसकी सैलरी ड्यू, ये 18,000 रुपए इसको पे कर दो, 18,000 रुपए इसको पे कर दो। आपने उसको पे कर दिए, तो क्या आपने केनियस की लाइबिलिटी कम की? तो इसने यही कहा, इसने कहा जरूरी नहीं है कि इनकम के अगेंस्ट एसेट कोई लाइबिलिटी भी कम हो सकती है। अब केनियस लाइबिलिटी के केस में क्या एंट्री बनाएगा? सैलरीज पेबल जो उसकी लाइबिलिटी थी उसको डेबिट करेगा और फी इनकम को। तो इसने इनकम को वही बताया, बोला इनकम जो है उसकी वजह से आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होता है, ठीक है जी। और उसने कहा उसके अगेंस्ट आपने कहा कि या तो एक एसेट आएगा, सही है, या कैश इनफ्लोज नॉर्मल,
या आपकी कोई लाइबिलिटी भी कम हो सकती है। तो इनकम को इसने यूं डिफाइन किया। आर वी क्लियर? भाई क्लियर हो तो लिख दो सीसी। चलिए सर अजान हो रही है, 1 मिनट का अजान का ब्रेक लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलें सर आगे बढ़ेंगे। हमने कहा सर आगे पढ़ेंगे, अगली डेफिनेशन किसकी है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब सर ये क्या चीज होती है? ये आप समझे जैसे पाकिस्तानी टीम की जान कौन है? बाबर आजम। तो हमने कहा IFRS 15 की जान कौन है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सही है सर, कौन है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, है ना सर? आपने कहा आपकी सीए की फील्ड की जान कौन है? सबसे मशहूर आदमी कौन है सीए की फील्ड में? शब्बर जैदी। सही है सर, हमने कहा शब्बर जैदी। तो हमने कहा ये है IFRS 15 का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शब्बर जैदी। सर इसको मैं अभी गहराई में नहीं जाऊंगा, इसकी गहराई में, क्योंकि ये इन इट सेल्फ अभी हम 5 स्टेप मॉडल जो पढ़ेंगे ना उसमें सेकंड स्टेप है, उधर जाएंगे इसकी गहराई में। लेकिन सर अभी मैं आपको सिर्फ ये लिखवाऊंगा, इसको चाहे तो उर्दू में लिख लें, वो काम जिसके करने के पैसे मिले। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है? वो काम जिसके करने के पैसे मिले। सही है सर, अब तुम्हारा जो फर्म के साथ एग्रीमेंट है उसमें जो पूरा महीना अपनी वाट लगवाते हो वो तुम्हारी तरफ से क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सही है सर, तब आपने कहा वो काम जिसके करने के आपको मिलते हैं पैसे। अब अगर कोई ठंड मचा रहा है तो ठंड मचाना उसके लिए क्या है सर? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, है ना भाई? तो हमने कहा सही है, तो ये काम ना करना भी तो एक काम है ना सर? तो सर हमने कहा जैसे आजकल अभी तुम लोगों का पहला पहला क्लाइंट खत्म होगा, इसके बाद तुम अगले 2-3 महीने तुम्हारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही ठंड मचाना है। सही है सर, कोई अगर इंटरनल ऑडिट में तो उसकी तो 3.5 साल ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही हो गई। तो हमने कहा कि सर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की गहराई में जाएंगे बाद में। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है? वो काम जिसके करने के पैसे मिले, सलीस उर्दू में। आए सर रेवेन्यू क्या होता है? इसने कहा भैया रेवेन्यू देखो, इनकम तो बहुत सारी तरह की हो सकती है, लेकिन रेवेन्यू क्या है? इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एन एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। जो आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं उनके बदले में जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो क्या है? जैसे केएनएस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है? ट्यूशन सर्विसेज। इसके बदले में जो पैसे मिलेंगे वो है इनकम। केएनएस फर्नीचर बेच के भी कमा रहे हैं, वो इनकम नहीं है, वो मतलब रेवेन्यू नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? अदर इनकम में जाएगा। इसी तरीके से यूनिलीवर, यूनिलीवर की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है? अपने ब्रांड्स बेचना, अपने प्रोडक्ट्स बेचना। सही है सर, अब हमने कहा यूनिलीवर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ये इसकी क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटी। लेकिन सपोज करो कभी यूनिलीवर का दिमाग घूमे, वो यूनिलीवर ने कहा यार कोरोना जब से हुआ है ये सारी अवाम जम्स प्रोटेक्शन की तरफ गई। किस तरफ चली गई है काजी? जम्स प्रोटेक्शन लाइफ बॉय, इसको तो नाम भी पता है। सही है सर, अब उन्होंने कहा लक्ष्य को फाड़ी गए, लक्ष्य तो चलता ही नहीं, हम लक्ष्य को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। अब यूनिलीवर लक्ष्य को बेच रहा है, लेकिन ये यूनिलीवर जो लक्ष्य को बेचेगा उसके बदले में जो कमाएगा वो उसकी इनकम तो है, रेवेन्यू
रेवेन्यू क्या होता है? जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जो काम तुम ऑर्डिनरी करते हो, जो काम तुम करते ही हो, बस उस काम के बदले में जो पैसे मिले। अगर तुम कोई वन ऑफ ट्रांजैक्शन करते हो वो तुम्हारी इनकम तो है, लेकिन रेवेन्यू। तो इनकम और रेवेन्यू में सर फर्क क्या? आर वी क्लियर? आखिरी पॉइंट पे आएंगे सर, आखिरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और हमने कहा वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्या है उसका नाम? ट्रांजैक्शन प्राइस। ये क्या चीज होती है? Transaction price for a contract with a customer, the amount of consideration to which an entity expects to be entitled to in exchange for transferring promised goods or services to a, excluding amounts collected on behalf of third parties। इसने कहा वो पैसे जो तुम्हें मिले, भाई जब काम कर रहे हो तो पैसे भी मिलेंगे, लेकिन इसमें से वो पैसे हटा देना जो तुमने किसी और के बिहाफ पे कलेक्ट किए। सर वो कौन से पैसे होते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं किसी और के बिहाफ पे? टैक्स। हमने कहा सेल्स टैक्स। कोई चीज आपने बेची, कोई चीज आपने बेची, कितने में बेची? सपोज करें कोई चीज आपने बेची, चीज 100 रुपए की थी, पैसे आपके पास 117 है, आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे कितने से? 100 रुपए से, और जो 17 रुपए इजाफी मिल रहा है ये क्या है? सेल्स टैक्स पेएबल। इसने कहा इसको निकाल दो, जो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना इसमें से इसको निकाल दो, वो जो अमाउंट बचेगा वो तुम्हारा क्या है? रेवेन्यू। इसके अलावा और बता, और बहुत सिंपल है ये तो यार। कमीशन। तुमने कहा भाई तुम थे एजेंट, तुमने ट्रांजैक्शन कर ली प्रिंसिपल के बिहाफ पे, 2 मिलियन की ट्रांजैक्शन थी, तुम्हारा कितना कटेंगे? 10%, तुम्हें मिलेंगे 2 लाख, सही है। बाकी आपने कहा 18 लाख किसके हैं? प्रिंसिपल के। तो अगर तुमने कोई कमीशन हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, किसी और के बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर लिए, वो क्या होगा? वो आपने कहा वो मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं है, मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी? जो मेरा हिस्सा। ठीक है सर। तो आए सर, अगर आपकी ये डेफिनेशंस कितनी अच्छे से समझ में आई, हम उसके लिए आएंगे एमसीक्यूज की तरफ। उसके लिए हम बढ़ेंगे, मेरा बच्चा आगे एमसीक्यूज की तरफ। पेज में आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाए। पेज नंबर 20 है आई थिंक 20। जिसको मेरा बच्चा फिजिकल में हैंड आउट चाहिए, केनिस में है अवेलेबल। कहाँ था ये इधर? तू कभी से चले सर। आए सर, पेज नंबर 19 से 19। ये आपको अगर पता नहीं तुम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा हो, ये आपके एफएआर 1 के वो है एमसीक्यूज है। एफएआर 1 की स्टडी टेक्स्ट में जिसको तुम लोग घास भी नहीं डालते थे, ये उसके एमसीक्यूज है। और अब समझ में आ जाएगा कि आपको डेफिनेशंस कितनी समझ में आई। एमसीक्यू नंबर 2 पे आएंगे। एमसीक्यू नंबर 2 पे आएंगे। Whale Limited is an agent who works on behalf of Dolphin, a famous performer. WL has just collected rupees 100 million from a promoter in terms of ticket sales for a recent show done by Dolphin. WL earns commission of 10% in relation to Dolphin's work. What is the correct double entry for the receipt of rupees 100 million? याद रखना, आपके ट्रांजैक्शन प्राइस पैसे आपके वही हैं जो आपको आपके काम के लिए मिले। सही है सर? बिल्कुल। आपसी अब्दुल कादिर का एक सवाल था, प्रॉपर्टी ऑन रेंट अगेंस्ट फी इनकम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, वो भी आपका एक एसिड हो रहा है ना रेंट का। चलिए इसका आंसर बताएं क्या होगा? हाय, क्या होगा? आप वेल हैं, आप वेल हैं, क्या आंसर होगा भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताते जाएं। ABCD। सर हमने कहा सर इसका जवाब है डी। वाई डी सर?
क्योंकि हम तो सर एजेंट है ना, तो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, 100 का 10%, कितना 10, तो हमारे हिस्से का रेवेन्यू कितना है 10। तो अगर हमें 100 मिल भी गए हैं तो हमने बैंक को डेबिट किया 100 से, रेवेन्यू 10 और बाकी हमने पेबल क्रेडिट कर दिया कि ये हमें प्रिंसिपल को पे करने। हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी थी 10। चले सर अब आए, हमने कहा सर एक सवाल से तो पेट नहीं भरेगा ना हमारा, तो हमने कहा आर वी क्लियर के बच्चों, डी है तो जल्दी से लिख दे सीसी। ट्रेड पेबल नहीं, मतलब उसने लिखने को कह दिया ट्रेड पेबल, उसने कहा FAR 1 वाले बच्चे पे लो इनको, तुम्हारे लिए बना था तो वो कह देता कि प्रॉपर कोई पेबल टू प्रिंसिपल वगैरह है ना सर, तो ट्रेड पेबल पे ना जाएं। सही है सर, आपने कहा पेबल कर दें, सही है, अगर आपको ट्रेड पेबल अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये तो हमने कर दिया MCQ नंबर 2। जरा MCQ नंबर 4 बताएं। MCQ नंबर 4 ये कह रहा है रिवर दरिया लिमिटेड has prepared its financial statement for the साल ended 30 September 2014। ठीक है सर, it has included the following transactions in revenue at the amounts stated, which of these has been correctly included in revenue according to IFRS 15 revenue from contract with customers। ये अब आपने बताना है। हाँ जी, क्या आंसर है? सर बोला भाई इनमें से कौन सा सही है, इसने कहा एजेंसी सेल्स ऑफ 2.5 मिलियन ऑन विच RL इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ, तो इसने कहा एजेंसी सेल्स इसने पूरी अपने पास रिकॉर्ड कर ली है, कितने की 2.5 मिलियन की, इसका हिस्सा कितना है सिर्फ 10%, तो 0.25 मिलियन होना चाहिए, तो भाई ये तो गलत हो गया। सेल प्रोसीड्स ऑफ ₹20 मिलियन फॉर मोटर व्हीकल्स विच वर नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड, क्या ये रेवेन्यू की डेफिनेशन में आता है? नहीं सर, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नहीं है। फिर कह रहा है सेल ऑफ ₹15 मिलियन ऑन 30 September 2014, amount invoiced to and received from the customer was ₹18 million, which includes ₹3 million for ongoing service work to be done by RL over the next 2 years। इसने कहा सी में क्या हो रहा है, इसने कहा भैया सी के अंदर काम ये हो रहा है, तुमने इनवॉइस किए थे उसको कितने, तुम्हें मिल भी कितने गए, लेकिन आज तुमने सेल्स कितने की, बाकी जो 3 है वो क्या है, सर्विस की मद में दी है ना उसने, और वो सर्विस कितने सालों में दोगे, तो उसका रेवेन्यू भी कब रिकॉर्ड करोगे, जब वो सर्विसेज। तो हमने कहा इसके केस में हम इसको एडवांस अभी बेसिस का नाम देंगे, एडवांस लाइबिलिटी बन जाए। तो हमने कहा क्या ये ट्रांजैक्शन सही है, क्या ये ट्रांजैक्शन सही है, हमने कहा यस सर ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल। अब आए सर डी भी पढ़ लेते हैं। सेल्स ऑफ 20 मिलियन ऑन 1 अक्टूबर 2013 टू एन एस्टेब्लिश्ड कस्टमर who with the agreement of RL will make full payment on 30 September 15। RL has a cost of capital of 10%। सर ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, बताएं भाई बताएं, ऑनलाइन वालों आप भी बताएं, ये डी क्यों गलत है, तुमने कहा सी सही है, तो हमने कहा वो पैसे बाद में देगा, आज ये प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होने चाहिए थे। भाई 20 मिलियन की तुमने सेल्स तो कर दी है लेकिन पैसे नहीं मिले, पैसे मिलेंगे 1 अक्टूबर 13 को किए हैं, और हमने कहा ये पैसे मिलेंगे 2 साल बाद 30 सितंबर 15 को, तो इसका मतलब क्या है, आज इसको प्रेजेंट वैल्यू पे होना चाहिए था, ये प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो हमने कहा इसका सही जवाब है सी। हाँ सर एक और MCQ ना, चेक तो करें आपका काजी। इसके बाद 13 जिक्र है, क्वेश्चन नंबर 7 चीता। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमने कहा चीता लिमिटेड works as an agent for a number of smaller contractors
earning commission of 10%. CL's revenue includes rupees 6 million received from clients under these agreements with rupees 5.4 million in cost of sales, representing the amount paid to the contractors. What adjustments needs to be made to revenue in respect of commission sales? भाई 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। अब तो आपसे बड़े हो गए, अब आप ABCD क्या होगा? इसने कहा रेवेन्यू में क्या एडजस्टमेंट होगी, क्या होगी? क्या होगी इधर? नो एडजस्टमेंट। सर रेवेन्यू में एडजस्टमेंट होगी बी। सही है सर, बी फॉर बबीता। रिड्यूस रेवेन्यू बाय 5.4 मिलियन। भाई तुमने 6 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है, तुम्हारा था कितना? सिर्फ 6 लाख का है ना सर? तो हमने कहा बी। सर एक आखिरी एमसीक्यू, इसका आंसर है 7 का बी। आखिरी एमसीक्यू आएंगे इसी सिलसिले का, फिर हम आएंगे 5 स्टेप मॉडल पे नमाज के बाद। एमसीक्यू नंबर 10, which of the following items has been correctly recorded in Hakim Limited's revenue for the year? ABCD क्या कह रहा है? Rupees 2 million in relation to a fee negotiated for an advertising contract of one of HL's client. HL acted as an agent during the year and is entitled to 10% commission. B में कह रहा है rupees 5 lakh relating to a sale of specialized equipment on 31 December 11. Full sales value was 7 lakh but 2 lakh relating to servicing that will be provided over. So HL has not included that in revenue. सही किया है ना ये? फिर कह रहा है 8 लाख थे सरप्लस लैंड को बेचने में, और हमने कहा 1 मिलियन थे इन रिलेशन टू अ सेल टू अ न्यू कस्टमर ऑन 31 दिसंबर। कंट्रोल पास हुआ था 31 दिसंबर को। 1 मिलियन जो था वो पेबल था 31 दिसंबर 11 को, और वो पेबल था 2 साल बाद। सर ये तो बिल्कुल वैसा ही है जो अभी हमने किया था ना एमसीक्यू नंबर 4। तो इसका क्या है आंसर? जल्दी से बताओ सब ऑनलाइन वालों, भाई फिर नमाज के लिए भी जाना है, जल्दी बताओ। सही जवाब करेक्टली हमने सर इसका सही जवाब है बी। ए में आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था 2 लाख रुपए का, सी तो रेवेन्यू की डेफिनेशन में नहीं आता, और डी में आपको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना था। बी में आपने बिल्कुल सही किया है, मिले 7 लाख है, 5 लाख आपकी इनकम है और 2 लाख अभी एडवांस में उसको आपने रेवेन्यू में शामिल। सर ये तो थी डेफिनेशंस। अभी लेंगे नमाज का ब्रेक, और नमाज के ब्रेक के बाद हम आएंगे किस पे? 5 स्टेप मॉडल। असल में सर ये था ट्रेलर, फिल्म अभी शुरू होगी आफ्टर नमाज। चले जी, मिलते हैं नमाज के बाद मेरा बच्चा। 15 मिनट का ब्रेक है, चले मेरा बच्चा। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, जो जो आपके सीनियर्स है जिनका FFR निकल चुका है उनको जल्दी से स्टैंडर्ड पकड़ लो। किसी का भी नहीं निकला FFR का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है यार। किसी का नाम नहीं लेना मैं, लेकिन सर हमने कहा पूरा मेरे हिसाब से FFR और BFD का रिजल्ट इस दफा बहुत अच्छा आया है। अभी FFR और BFD का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, टैक्स का बुरा आया है। टैक्स का पेपर भी बहुत मजेदार था। ये जो ओपन बुक पेपर है ना, वो लोग ICAP को हल कर लेते हो, तबियत से दिया। चले सर आगे आएंगे अब हम। ये तो हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ी थी डेफिनेशन। अब सर आगे आएंगे और हमने कहा IFRS 15 जो है इसने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। क्या मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया? और हमने कहा असल फिल्म तो अब शुरू हुई। इसने कहा कि भैया रेवेन्यू जो है ना, हर ट्रांजैक्शन को आपको 5 स्टेजेस से गुजारना है। या सिंपल अल्फाज में कहें कि उनके बारे में ये 5 चीजें कंफर्म कर लो, फिर तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उससे पहले नहीं। पहला जो इसने चीज बताई वो इसने बताया कि सबसे पहले तो ये कंफर्म करो कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी है या नहीं। इसने कहा यार कॉन्ट्रैक्ट,
कैसे कंफर्म करेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी है या नहीं है? तो इसने कहा मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा क्राइटेरिया। आए सर, अब हम आ जाएंगे फिर से पहले पेज पर। और आप आ जाए रेवेन्यू मॉडल के नाम से एक चीज, मतलब दूसरा पेज जो इफेक्टिवली हमारा रेवेन्यू मॉडल के नाम से एक चीज आ रही है। The standard introduces a revenue model in which the core principle is that an entity should recognize revenue to depict the transfer of promised goods or services to the customer in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or to recognize revenue. Following 5 steps should be applied. कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो काम आपको पता हो जिसके बदले में आपको पैसे मिलने हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस कंफर्म होनी चाहिए, पता एलोकेट करें ट्रांजैक्शन प्राइस को। और इसने कहा आखिरी स्टेप में हम करेंगे सर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज। ये 5 स्टेप मॉडल है, छठा कोई स्टेप नहीं है। अब आएंगे सर, इसने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से ज्यादा पार्टी के दरमियान हो सकता है जिसमें एनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो। ये तो सिंपल डेफिनेशन पड़ी ना। अब इसने कहा यार कॉन्ट्रैक्ट का एक क्राइटेरिया है। IFRS 15 ने कहा मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा जिसके अंदर ये 5 बातें हो। मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसके अंदर ये 5 बातें हो। हमने कहा बताओ भाई क्या 5 बातें? इसने कहा अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, रिटन और इम्प्लाइड। इसने कहा जरूरी थोड़ी है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए मुंह से कुछ कहना पड़े, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ बयां कर देती है ना सर? आप गए अभी कैंटीन, आप गए अभी कैंटीन और आपने देखा है वो उसके पास स्टैंडी पे रखे हुए थे लेज, आपने लेज उठाए, लेज खा लिए, करने मतलब पैसे। आपने कहा कौन से पैसे? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारे दरमियान, ना कोई रिटर्न है ना कोई ओरल है। सही है सर। फिर कैंटीन वाला भी बोलेगा भी मैं भी कुछ करता हूँ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के बगैर होगा। तो इसका मतलब क्या है सर? मतलब चमाट मारेगा तुम्हें और क्या है ना सर? हमने कहा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जरूरी नहीं है कि सर ये ओरल या रिटर्न हो, इम्प्लाइड भी हो सकता है। आपने जब चिप्स का पैकेट उठाया और कैंटीन वाले ने आपको रोका नहीं, इसका मतलब उसकी तरफ से अप्रूवल है, खाजा, पैसे भी देना लेके। सही है सर। और आपने जब चिप्स का पैकेट उठाया तो आपको वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाह रहे थे, तो हमने कहा सिर्फ ये भी एक क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है जरूरी नहीं है कि हमने कहा ओरल या रिटन हो, चीजें क्या होती है सर? इम्प्लाइड भी हो सकती है। कभी कभी आपको किसी की बात बगैर कहे भी समझनी पड़ती, लेकिन गलत नहीं समझना। मुझे रिसेंटली एक दोस्त ने एक वाक्य सुनाया और उसने कहा कि यार मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। कुछ टाइम पहले का वाक्य, बचपन से शाहरुख खान की फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ, जैसे आप तो हुए। सही, माशाल्लाह। सही सर। तो बचपन से शाहरुख खान की फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ। यार बड़ा मुझे जो है ना हीरो बनने का शौक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मुझे हुआ कि एक दफा मैं जा रहा था बाइक पे, ट्रैफिक बड़ा जाम था, बाइक जो है ना रुकी हुई थी और बस साथ में एक बस थी वो भी रुकी हुई थी। अंदर से जो है ना औरत की चीखने की आवाज आ रही, तो मैं शर्म नहीं आती, शर्म आनी चाहिए ये वो। और एक आदमी भी खड़ा हुआ तो वो भी यार मेरे अंदर का हीरो जाती है। मैं बाइक वहीं पे रोकी, बस में घुसा, आदमी को गिरबान से पकड़ा और मैंने चवाट लगाने वाला था, इतने में औरत सीख पड़ी, अभी मेरा शौहर है, हमारे घर का मामला है, जो कि बीच में पड़ रहा है। सही है सर। तो उस बेचारे ने गलत चीज समझ ली सर। सही है, मतलब हीरो तो बना भी दलाल बस में जो बाकी लोग थे वो भी सुनाने लगे। सही है सर। तो हमने कहा कि सर जरूरी नहीं है कि आप जो चीज समझे वही हो, पर इसने कहा कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि ओरल या रिटर्न हो। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, रिटर्न और by an
entity's business practice, a contract with a customer will fall within the scope of IFRS 15 when all the following, all का word important है, underline करें, सारी and वाली conditions है. इसने कहा when all the following criteria are met. फिर इसने कहा पहला पॉइंट है the parties to the contract have approved the contract. इसने कहा अप्रूवल हुआ. वही बात है कि अप्रूवल कैन बी ओरल, कैन बी रिटन, कैन बी, कैंटीन वाले ने अगर आपको चिप्स खाने से नहीं रोका इसका मतलब उसकी अप्रूवल इम्प्लाइड थी, है ना सर. तो हमने कहा तो अप्रूवल कैन बी रिटन, कैन बी ओरल, कैन बी. फिर क्या इसने अगली चीज, ईच पार्टीज राइट्स इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड कैन बी, मतलब दोनों पार्टी के राइट्स पता हो. अब जैसे आपका केएनएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको टीचिंग सर्विसेज मिले, केएनएस को जो आपका हक है ये, और आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप केएनएस को फी दें. केएनएस की का हक क्या है कि उसको फी मिले, केएनएस की ऑब्लिगेशन क्या है कि वो आपको सर्विसेज दे. तो उसने कहा भाई सर्विसेज भी आइडेंटिफाइड हो, मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. थर्ड पॉइंट, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड कैन बी. पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस भी क्या हो सर, आइडेंटिफाइड हो. जब तक आइडेंटिफाई नहीं होंगी तब तक आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. भाई आपने कभी शायद देखा हो मार्केटों में अक्सर ऐसा होता है कि किसी जानना, जैसे कभी आप कोई चीज लेने जाए, आप उसे वो चीज लेने बोलेंगे पैसे बाद में कर लेंगे, पैसे का हिसाब किताब बाद में हो जाएगा. तो ये आईएफआरएस 15 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट. देखा बेटा पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन आइडेंटिफाइड हो कि कब पैसे देने हैं, कितने देने हैं, किस तरीके से दोगे. आईएफआरएस 15 ने कहा कि ये होगा मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड भी हो सकती है, मतलब यार मार्केट प्रैक्टिस है, मार्केट प्रैक्टिस है कि भाई बच्चे ने एडमिशन लिया उसके पहला महीने के अंदर फीस दे देगा, तो हमने कहा ये इम्प्लाइड है. सही है सर. आए सर आगे आते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस. क्या मतलब है इसका, कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस. आप जाए सर सैलानी हो गया या आलमगीर हो गया, अब आप इधर जाए, अब सैलानी वाले पढ़ाने बच्चों को एसीसीए वगैरह का भी उन्होंने शुरू किया, उसमें वो शायद बच्चों से कोई कुछ कमा ही नहीं रहे. इसी तरीके से आप आलमगीर में चले जाए, खुदा ना खास्ता कभी जरूरत हो, कोई जो वो होता है पेशेंट का बेड होता है, या आपने कहा कोई व्हील चेयर चाहिए, तो वो आपसे एक बड़ा नॉमिनल अमाउंट लेते हैं, वो आपको क्या देते हैं, व्हील चेयर दे देते हैं. तो इसने कहा वो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, वो आईएफआरएस 15 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है सर. आपने कहा कि आपके होने वाले ससुर आपकी दुकान फर्नीचर की, आपके फर्नीचर लेने आ गए आप ही को देने के लिए जायज है. सही है सर. अब जाहिर सी बात है आप में इतनी था, आपने यार मैं से प्रॉफिट नहीं रखूंगा. सही है सर. तब आपने कहा उसमें भी सर क्या है, कमर्शियल सब्सटेंस. लेकिन सर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े गौर से सुनना. मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आपको. कभी कभी वो एग्जांपल देने में मैं डरता हूं कि तुम लोगों को एक गुनाह का मैं गवाह ना बनाऊं. सही है. वैसे भी सर गुनाह का गवाह अगर कोई बन जाए तो बुरी बात होती है ना, कल की रात कयामत के दिन खड़ा हो जाएगा, अल्लाह इसने गुनाह किया. सही है. जैसे आप लोग लिख देते हैं कि फलानी फिल्म देख रहा हूं, फलाना गाना सुन रहा हूं, फेसबुक पे डाल दिया, पूरे आवाम सहित को अल्लाह कहेगा ना फरमान, और जो सबको बता रहा है. सही है सर. सही है सर. तो अब आप सुने, मैं यूनिलीवर में था, यूनिलीवर के बाद मैं गया एक लिस्टेड कंपनी में, लेकिन जाहिर सी बात यूनिलीवर के मुकाबले में ग्रुप बहुत बड़ा था, लेकिन जिस कंपनी की सोल रिस्पांसिबिलिटी मुझे मिली ना, वो कंपनी कोई बहुत बड़ी थी. अब मैं वहां पर गया तो मैंने सबसे पहले देखा, मैंने यार इस कंपनी की जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो बहुत बेकार है. उसकी मतलब उसी के ग्रुप में एक इंश्योरेंस कंपनी भी थी, उसके साथ वो इंश्योरेंस करवा रहे थे, और वो कंपनी जो ग्रुप कंपनी थी वो उनसे 3 मिलियन ले रही थी. कितने ले रही थी, 3 मिलियन. और उसके अंदर उस कंपनी के एम्प्लॉयज और उनके बीवी बच्चे मिला के 512 लोग कवर्ड. सही है सर. 512 लोग कवर्ड हो, 3 मिलियन दे रही थी. था हॉस्पिटलाइजेशन हो, सही है, या कोई बहुत बड़े बड़े मेजर टेस्ट हो, वो हम कवर करते. मुझे यार ये चीज खटकी. सर मेरा दिमाग ये चला, फिर मैंने मुफ्तियों से भी पूछा बताऊंगा क्या. मेरा दिमाग ये चला, मैंने कहा सूदी दारी को पैसे दे ही रहे हो, इसको फायदा भी इतना पहुंचा रहे हो. 3 मिलियन की यार मुझे पता था कि यार प्रीमियम 3 मिलियन पे करने और क्लेम आते होंगे मुश्किल से 18-19 लाख. मैंने चेक भी किया, करवाया, तो बंदे ने बता दिया मुझे
कंपनी को फाइनेंस देखा तो उसने बता दिया कि यार ये कोई क्लेम आते 17-18 लाख के। मैंने कहा सूली इदारे को 12 लाख का फायदा। मैंने कहा ये गलत है। मैंने बुला लिया, डिफरेंट कोटेशन मंगवाई, मैं डिफरेंट कोटेशन मंगवाई डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से, तकाफुल से भी मंगवाई और न्यू जुबली से मंगवाई, क्योंकि यूनिलीवर में न्यू जुबली का था तो मैंने मंगवाया। न्यू जुबली में आए और उन्होंने कहा भाई 2.6 मिलियन के अंदर आपको इंश्योरेंस कवर देंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर फर्क था, ये जो 3 मिलियन दे रहे थे उसमें वो मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दे रहे और 2.6 मिलियन में मैटरनिटी बेनिफिट भी शामिल था। सही है सर। और जब मैटरनिटी बेनिफिट शामिल होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि अब लगी बात। सही है सर। अब जो है मैटरनिटी का जितना भी खर्चा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी को बियर करना पड़ेगा। जब उन्होंने 2.6 मिलियन कोट किया ना, मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि यार मैंने कहा मुझे भी अंदाजा हो गया कि यार तुम लोग का 2.6 मिलियन पूरा नहीं होगा, और हुआ भी ऐसा ही। 2.6 मिलियन दिए उन्होंने और फिर कंपनी के स्टाफ ने मेक श्योर किया कि उनका खर्चा कितना हो गया, 2.8। सही है सर। बेनिफिट कितने मिले, 2 मतलब प्रीमियम उनको मिला 2.6 मिलियन, लेकिन उन्होंने कंपनी के जो स्टाफ की, फैमिली की, मैटरनिटी या बाकी खर्चों में जो पेमेंट की वो कितनी कर दी, 2.8 मिलियन कंपनी का। अब मैंने जो है, अब मुझे बताएं कि सर वो जो न्यू जुबली बहुत बड़ी कंपनी है, उसको जब इनिशियली पता था 2.6 मिलियन में इनको बचेगा कुछ भी नहीं, भाई इंश्योरेंस कंपनी तो खेलती है रिस्क पर है ना, और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेती है। उनको पता होता है यार 3 मिलियन लेंगे तो ये 25 लाख का खर्चा होगा, उनकी एक रिस्क एस्टिमेशन होती है। जहां पर, और मुझे पता था, और यहाँ पर जो इन्होंने 2.6 मिलियन पढ़ाए, बाकियों ने 3.5 पौने 4 मिलियन कोट किए। सही है। तो उनको पता था कि यार बचाना है तो यही करना है, इन्होंने 2.6 मिलियन कोट कर दिया। अब जब मुझे पता था, हालांकि मैं इंश्योरेंस का बंदा नहीं हूँ, मुझे पता था कि 2.6 मिलियन में इनको या तो नुकसान या तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि न्यू जुबली वालों को नहीं पता होगा, पता होगा। तो सर क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस था? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस था? यस और था कमर्शियल सब्सटेंस, यस और नो? सब बताएं। यस सर, हमने कहा था। क्यों था? क्योंकि न्यू जुबली को पता था यार कि 1 साल का काम थोड़ी है, ये तो क्या है, ओवर दी पीरियड है। ये क्या है, ओवर दी पीरियड, इससे चलता रहेगा। तो एक कंपनी आई है, इस ग्रुप के अंदर 34 कंपनी है, बोला एक कंपनी है 34 नहीं, हमें 10 भी मिल जाएंगे तो हमारे तो फायदे हो जाएंगे ना। तो कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये है कि आपको फायदे की उम्मीद हो सकता है, फायदा इस साल ना हो, कब हो, अगले सालों में हो जाए। और सर ये तो बड़ी नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस है। एक और लोकल एग्जांपल बता था, 2015 में मैं माशाल्लाह हज पे था। उस टाइम पर, अब हज पे जाते हैं, आपके लोगों से बातचीत हो जाती है, उस टाइम पर हमारे साथ सदर मोबाइल मार्केट का एक बहुत बड़ा डीलर था। उसने एक बंदे से फोन पे बात की और फलाना मॉडल था, उसको उसने बोला कि भाई तू जो है ना, मुझे याद पड़ता है 18,000 में निकाल दे। उसके बंदे ने कहा मतलब जो भी था उसको मेमनी में कहा कि भाई ये 18,000 में तो हमारी कॉस्ट है, कुछ फायदा ही नहीं। 18,000 में निकाल, इसलिए कि उस पर्टिकुलर मॉडल को वही आदमी मार्केट में बेच रहा था। अब एक नया बंदा आ गया था, और उसने भी उस मॉडल को बेचना शुरू किया था। उसकी मोनोपोली को खतरा था। उसने कहा प्रॉफिट के बगैर तू निकाल, ताकि ये नया बंदा क्या हो जाए, हम तो लॉस सस्टेन कर लूंगा मैं तो। इसके पास मुझे बताया जो माल आया इसको 18,000 से महंगा मिल गया। अब वही चीज मोबाइल में अगर 18,000 में बेचूंगा और इसके पास महंगा होगा, कॉस्ट इसकी ज्यादा होगी, नया ये लॉसेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मार्केट से क्या हो जाएगा, आउट, फिर से मेरी बादशाहत हो जाएगी उस मॉडल में। तो सर ये तो एक बिजनेस प्रैक्टिस है। तो याद रखना, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये नहीं होता कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि भैया आपको मतलब लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी कमर्शियल सब्सटेंस है, अगर आपको बेनिफिट की उम्मीद है उससे अल्टीमेटली। ठीक है सर। तो कहीं सवाल में उसने दे दिया कि कंपनी को इनिशियली लग रहा है कि ये भाई लॉस मेकिंग है, तो आपको ये अज्यूम नहीं कर लेना कि भाई इसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं, फ्यूचर में फायदे की उम्मीद हो सकती है, तो हमने कहा कमर्शियल सब्सटेंस है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? चलिए सर आगे आते हैं। फिर आता हूं आखिरी पॉइंट,
collection of an amount of consideration to which the entity is entitled to in exchange of goods or services is probable। आखिरी पॉइंट इसने कहा है कि भैया तुम्हें उम्मीद हो, तुम्हें क्या हो, उम्मीद हो कि जो पैसा है वो मिल भी जाए। अब आए सर के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल देता हूं। के इलेक्ट्रिक का पूरा कराची और हमने कहा बलूचिस्तान का भी हब वब क्या है, हमने कहा कि वो उनका कस्टमर है, तकरीबन उनके हमने कहा कस्टमर बेस है 28 लाख के आसपास। अब हमने कहा एक कस्टमर उसका इनमें सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत को सेल्स करती है, लेकिन उनको यकीन होता है सेल्स के टाइम पैसे नहीं आएंगे। पुलिस स्टेशन को सेल्स की पैसे बिजली जारी नहीं आएंगे। और अब हमने कहा कि उनका मतलब जाहिर सी बात है आपने गवर्नर हाउस की बिजली काट दी, उसकी वजीर आला हाउस की, तो आप सोच रहे हैं ना सर मसला भी हो सकता है। तो सर अब मुझे बताएं कि के इलेक्ट्रिक जो सिंध हुकूमत के सेल्स कर रही है, क्या उसमें आखिरी पॉइंट मीट हो रहा है? क्या उसमें आखिरी पॉइंट मीट हो रहा है? नहीं सर, अफेक्टिवली तो मीट नहीं हो रहा, अफेक्टिवली तो मीट नहीं हो रहा। अब हमें नहीं पता कि के इलेक्ट्रिक क्या कर रही होगी, सही है सर। नॉर्मल केस में तो हमने कहा उसको पता नहीं सिंध हुकूमत वाली सेल्स को अपना रेवेन्यू बनाती भी होगी नहीं बनाती होगी, उसका ऑडिटर पता नहीं क्या करता होगा, उसका ऑडिटर अब तो एक बिग फोर भी हो गया है ना सर, जबरदस्ती दिया गया है सर, वरना बिग फोर नहीं डालती थी इलेक्ट्रिक, केपीएमजी ने छोड़ दिया था, बोला भाड़ में जाए भाई ये तो 2 नंबर के लोग हैं, सही है सर। ये लोग जो है, और मैं तो गुजार के आया हूँ के इलेक्ट्रिक का, मैं तुम्हें छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सर। केपीएमजी जो तो था ना, अब देखिए कितना बड़ा नाम है, जाहिर सी बात है। अब हम आप देखें के इलेक्ट्रिक में कैसे टोपी बना देते के केपीएमजी वालों को, हमें पता था के इलेक्ट्रिक जो है ना वो ऑपरेट करती है थ्रू इट्स आईबीसी। आपके इलाके की भी एक आईबीसी होगी, यकीनन अगर कभी आपको कोई मसला होगा तो आप जाएंगे, जैसे यहाँ पर है नूरानी कबाब के बराबर में एक आईबीसी सही है थी, और इसी तरीके से हमने कहा डिफरेंट गुलशन के आईबीसी सिविक सेंटर के अंदर तमाम आईबीसी। अब आईबीसी वालों को टारगेट मिलते थे तो वो उसमें ब्लैक में भी डंडी मारते थे, आपको यूनिट 200 में आपको भेज दिया 240 का बिल। लेट पेमेंट सरचार्ज में भी उनका लेट पेमेंट है फॉर्मूला का, जो देर से बिल उसमें भी डंडी मार देते थे। उनको पता होता है भाई ये तो लेट ही पे करता है, और खासतौर पे इंडस्ट्री वाले, बोला इसके ऊपर एक आम आदमी थोड़ी लेट पेमेंट सरचार्ज पे मसला करते हैं, डंडी मार देते हैं, हमें ये बात पता थी। अब आया ऑडिटर केपीएमजी का मेरे पास, मैं वही रिसीवेबल्स देखता था वहां पर, वो आया मेरे पास, उसने कहा कि यार मुझे ना आप सारे कस्टमर की लिस्ट दे दें और मुझे उससे चीजें डिफरेंट चीजें वेरीफाई करनी होगा। क्या वेरीफाई करनी है? तो मुझे चीजें बड़ी वेरीफाई करनी, मैंने कहा एक बहुत बड़ा लिस्ट है, मैंने कहा देख यार, अच्छा ये मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली थी, जाहिर सी बात है मेरे पीछे मेरे बॉस भी सीए थे, मैंने कहा लिस्ट इसके साथ पास पूरे सारे कस्टमर्स की एक साथ कंपाइल्ड लिस्ट हम उनको देते ही नहीं थे, सही है सर। अब हम तो भी क्या कराते हैं, सुनिएगा, आप कहते थे भाई तेरे को पता है, तेरे को पता है कि हमारे कस्टमर कितने मोस्ट एक्टिव 23-24 लाख, अगर 23 लाख कस्टमर है और तू बता एक्सेल में कितनी लाइन है, बता 10 लाख। हम बोलते हैं भाई डेटा एक्सेल में आ नहीं सकता, भाई देख ये तो गुजारा ही नहीं है कि तेरे को सारे कस्टमर्स को हम दे दे एक साथ, हाँ मतलब कुछ तो बना दे समरी इंडस्ट्रियल को, कुछ इस किस्म का करके तुझे दे देंगे एक साथ, इंडस्ट्रियल की लिस्ट अलग दे देंगे। हम कभी नहीं चाहते थे उसके पास एक साथ पॉपुलेशन पड़ जाए, क्योंकि वो फिर हमें पता था वो वाट लग जाएगी हमारी। अब हम उसको वो मांगना बोला नहीं है, फिर हम उसको बोले देख भाई बहुत मुश्किल है, वो कितना निकाल दो, बहुत मुश्किल है निकलना, हमारा सिस्टम हो जाता है ये। अब अल्टीमेटली होता ये था, बेचारा एड में आगे कहता था यार मेरा सैंपल साइज 40 है, ये निकाल दो कोई 40 ट्रांजैक्शन निकाल दो। अब हम बोलते थे अब आया ना मजा। अब हमने क्या किया हुआ था, मुझे 24 लाख कस्टमर थे, हमने उसको 4 रीजन में तोड़ा हुआ था, रीजन 1 2 3 4, 6-6 लाख से हमने लिस्ट मेंटेन की भी थी, सही है सर। और उसमें भी हमने अलग अलग बनाया हुआ था कि इस रीजन के इंडस्ट्रियल है, ये जो है रेजिडेंशियल है, ये कमर्शियल है, तो मेंटेन डेटा सारा होता था। वहां पे एक सॉफ्टवेयर यूज होता है क्लिक व्यू, उसके थ्रू सेप को इंटीग्रेट करते थे। मैं जब तक था हमने ऑडिटर को नहीं पता लगने दिया कि हमारे पास 28 लाख तक इस वक्त कह रहा है सारे का सारा डेटा मौजूद है सिस्टम में। क्यों? क्योंकि हमें अब होता ये था कि यार मैंने कहा तुझे वेरीफाई क्या करना है, उसने कहा लेट पेमेंट सरचार्ज, मैं तो बस बढ़िया है, फॉर्मूला तुझे पता है ना, फॉर्मूला पता है। उसने कहा मुझे 35 या 40 सैंपल चाहिए, मैं उनमें से निकालता था कोई 60 ट्रांजैक्शन, उस 60 ट्रांजैक्शंस में
मुझे बता दो तो 8-10 में फंड है, 8-10 में आईबीसी ने 2 नंबरिंग की होगी, लेट पेमेंट सरचार्ज अगर बनता होगा 5,000 का इन्होंने लगा दिया होगा 7,000, उनके रेवेन्यू के टारगेट तो वो भी मीट कर लेते। मैं उनको चेक कर लेता था, फिर मैं ऑडिटर को देता था 50 ट्रांजेक्शन, उसने मांगी कितनी थी 40, में देखा मुझे 50 दी थी, और देख भाई कोई गलती निकले ना तो यार मेरे पास क्या ना, नहीं तो मेरी क्लास हो जाएगी, जब मुझे पता था उसमें गलती नहीं। सही है सर। तो के इलेक्ट्रिक का ऑडिट इज वेरी रिस्की। वहां पर एक वाहिद कंपनी थी, अब तो मुझे नहीं पता, जब तक मैं था मैंने उनको एक रिकमेंडेशन भी दी थी। क्या रिकमेंड सर? वो एक ऐसा इदारा है जिसके पास 123 मिलियन पड़े हुए सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, अब ये 123 मिलियन सस्पेंस अकाउंट में क्या कर रहे थे? गालिब गुमान ये था कि यार ये किसी जमाने में, मतलब 70s में 80s में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है नए कनेक्शन की, ये वो पैसे जमा है, ये गालिब गुमान। क्या था ये? गालिब गुमान। बोला यार ये कंफर्म नहीं थी बात। अच्छा, हम इसको क्या क्या घुमाते थे? हम इसको 123 मिलियन को बैलेंस शीट में रिसीवेबल से ऑप्शन मार देते, जो मतलब जो हम मतलब कहते थे कि भाई जो इतना रिसीवेबल था इतना मिल गया, इसको क्या कर दो, बाकी को क्या करो। तो ये एडजस्टमेंट बंदी हुई थी कि रिसीवेबल में से प्रोविजन के तरीके से क्या होगा 123 मिलियन, और जब हम प्रोविजनिंग भी करते थे ना तो हम उसको प्रोविजनिंग पे भी 123 मिलियन को, जो कि सही था, एक पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट। भाई मेरे पास अली का पैसा है आउटस्टैंडिंग, मुझे उसूलन इसके पैसे के ऊपर रिसीवेबल बनाना चाहिए, मैं अली के पैसे को तहा के पैसे से ऑफसेट मारता था, फिर बनाता था। अब सर ये चीजें होती हैं भाई, ये सिंपल सी बात है कि एंट्री ये होती थी कि हम बैलेंस शीट के लिए प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हमारे पास एक होती थी सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट। हमें पता था ये 123 मिलियन है और हमें पता था रिसीवेबल आ रहे हैं 4 बिलियन के। तो जब हम बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करते थे ना तो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 बिलियन में से 123 मिलियन क्या कर देते थे? नेट करके बता देते बैलेंस शीट के फेस पे। सही है सर। उसूलन ये पैसे अगर हमें नहीं पता कहां से है तो हमें लाइबिलिटी के तौर पे दिखाने चाहिए। क्रेडिट आइटम पड़ा हुआ था ना किसी जमाने की, पता नहीं क्या था, इनकम तब क्या करते थे उसको डेबिट मार देते, रिसीवेबल को क्या कर देते थे, लेकिन सिर्फ ये बैलेंस शीट में एक्चुअल रिसीवेबल हमें पता होते थे। तो सर ये ट्रांजैक्शंस प्रैक्टिकल लाइफ में होती हैं, लेकिन आईएएस ने कहा कि भैया पांचवी कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप कर रहे हैं काम, आपको पता हो कि आपको उसके पैसे भी मिलेंगे। अब मुझे नहीं पता के इलेक्ट्रिक क्या कर रही है, लेकिन अगर तुम में से कोई के इलेक्ट्रिक के ऑडिट पड़ जाए तो उसको ये चीज चेक करनी है और उससे उनको चैलेंज करना है कि भाई सिंध हुकूमत के जरा बताओ तो सही कितनी रिकवरी हुई है, और अगर नहीं हुई है तो भाई ये तो पॉइंट नहीं मीट करता। चले सर अब आगे आते हैं। अब आप आएंगे पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 ये आईएएस की एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। मिस्टर तमीमी नॉटिनेस इन स्टेप 1 एग्रीड ऑन 1 मार्च 2017 to sell 5 cutting machines to Hassan Enterprises. Due to some deficiency in drafting the agreement, each party's rights cannot be identified. ठीक है सर। On March 31, 2017, Tamimi delivered the goods and these were accepted by Hassan Enterprises after 10 days of delivery, that is April 10, 2017. Hassan Enterprises made the full payment and the payment is when should Tamim record the revenue? सिंपल अल्फाज में पूछ रहा, बताओ इसमें कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया कब मीट हुआ? हमने कहा 10 अप्रैल, क्योंकि पहले से क्राइटेरिया कुछ डिफाइन नहीं था कब पैसे होंगे क्या होंगे, जब उसको पैसे मिल जाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन सर अगर ये चीज डिफाइन हो जाती कि उसको पैसे 10 दिन के बाद मिलेंगे, तब हम रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते? 31 मार्च। तो याद रखें इसने कहा अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई डेफिशिएंसी हो और पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आइडेंटिफाई ना हो, राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो है क्लियर ना हो,
तो हमने कहा तब तक जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट के सारे क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाए रेवेन्यू रिकॉर्ड, तो यहाँ पर जब उसको पेमेंट मिली तब हमने कहा हाँ पक्का है कि तुझे पैसे मिल गए, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर, वरना तेरे राइट्स कोई नहीं थे। तमीमी तेरे पास कोई राइट्स कोई नहीं थे। अगर तूने माल डिलीवर कर लिया आसान ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन हमने कहा अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई पेमेंट की बात नहीं थी, तेरा राइट डिफाइन नहीं था तो रेवेन्यू रिकॉर्ड। तो इसका आंसर क्या है 10 अप्रैल। दूसरे केस में आते हैं। Abdul Mugiz agreed to deliver 30 smartphones to Cobra. As per the agreement, Abdul Mugiz can cancel the contract any time before delivering without penalty. जब तक वो डिलीवर नहीं करता तो क्या IFRS 15 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट है? Is there a contract? No. हमने कहा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि कुबड़ा के पास यहां तक कोई हक ही नहीं है। चले सर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हमने कहा आखिरी में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, क्या कह रहे हैं? If the above criteria are met, a contract shall not be reassessed unless there is an indication of a significant change in specs or however, if the contract does not meet the above criteria, the entity will continue to reassess the contract going forward to determine whether the criteria are subsequently, बोला अगर क्राइटेरिया एक दफा मेट हो गया बार बार रोज रोज चेक नहीं करना। हाँ अगर कभी कोई मेजर सर्कमस्टेंस चेंज हो तो बताना। आए सर अब हमने कहा जो इसके स्टेप 2 है ना, आइडेंटिफाई दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सिंपल उर्दू में हमने इसका क्या पढ़ा था? वो काम जिसके पैसे मिले। अब कोई भी ऐसा काम जिसके आपको पैसे मिले, हमने कहा वो क्या है आपके लिए? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सही है सर। जैसे अगर अभी आप कहीं होम ट्यूशन पढ़ाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? पढ़ाना। मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? पढ़ाना। सही है सर। आपकी फर्म के साथ सपोज करें वजह तो आप उनके एम्प्लॉय, ऑब्लिगेशन क्या है? काम करना, स्टाइपेंड जो आपको मिलती है। सही है सर। तो हमने कहा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो काम जिसके पैसे एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में ही, an entity shall assess the goods or services that have been promised to the customer and shall identify as a performance a good or a service or a bundle of goods or service that is distinct। ठीक है, इसने कहा आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप एक वन टाइम गुड या सर्विस देंगे या बहुत सारा एक बंडल में कोई गुड और सर्विसेज देंगे, और गुड और सर्विसेज अलग अलग हैं या एक ही कॉन्ट्रैक्ट में उसमें आएंगे। फिर कह रहा है और a series of distinct good or services that are substantially the same and have the same pattern of transfer to the customer। ये क्या मतलब है सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? आपने किसी से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हर महीने आपको 50,000 बैटरीज दूंगा, तो ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब सर मैं आपको इसका असल में यही पॉइंट था जिसने IS 18 से बनाया IFRS 15। जैसे मैंने कहा चले सर सीए की मार्केट की एग्जांपल लेते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गई है ना सर सीए की। अब हमने कहा, मैं बच्चों को अक्सर क्लास में यही कहता हूँ, FAR 1 FAR 2, तुमने वो वक्त आने वाले जब तुम देखोगे अगली अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट अनाउंस करेंगे कि आओ भैया फ्री वर्कशॉप दो और साथ में एक दिन के 200 रुपए की लेकर जाओ। सही है सर, बच्चों को पैसे मिलेंगे फ्री वर्कशॉप के साथ साथ। अब IAS कहता है कि भैया कोई भी चीज फ्री नहीं है, कोई भी चीज फ्री नहीं है। समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। तब IAS कहता है कोई भी चीज फ्री नहीं है। क्या मतलब? अब इंस्टीट्यूट ने कहा कि भैया आप हमसे रेगुलर क्लासेस लें, वर्कशॉप आपको एंड में क्या मिलेगी? फ्री मिलेगी। अब IAS कहता है इंस्टीट्यूट तुम कह रहे हो कि तुम सब पैसे किसके ले रहे हो? रेगुलर क्लासेस। सपोज करो इंस्टीट्यूट ने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंस्टीट्यूट ने कहा कि भैया FAR 2 के 16,000 रुपए आप बढ़े हमें। सही है। और उसके बदले में हम आपको एक तो देंगे FAR 2 का रेगुलर बैच, तो रेगुलर में आप क्लासेस लें। इसके बाद दूसरी चीज क्या होगी? वर्कशॉप। किसी भी नाम से लेकिन हमने क्या होगी सर? वर्कशॉप। अब इंस्टीट्यूट ने कहा भाई रेगुलर बैच चलेगा, सपोज करें रेगुलर बैच चलेगा
अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, सही है। और फेब में क्या होगी, वर्कशॉप। अब उसने कहा कि ये जो 16,000 है, भाई मैं तो बच्चों को कह रहा हूं पुराने आईएएस के हिसाब से सिर्फ रेगुलर लो, वर्कशॉप क्या है, फ्री है। 16,000 का रेवेन्यू है, मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी हर महीने में डिवाइडेड बाय 4 करके कितना रिकॉग्नाइज कर, 4,000। आईएएस ने कहा रुको जरा सब्र करो। आईएफआरएस 15 ने कहा भैया ये जो वर्कशॉप है ना, तुम भले बच्चे को फ्री का मंजन करा के बेचो, हम अज्यूम करेंगे नथिंग इज फ्री, 16,000 का एक हिस्सा वर्कशॉप पे भी जाए। तो आईएएस ने सपोज करो कहा, अब हम कंप्यूट करेंगे कैसे, 14,000 रुपए तुम रिकॉग्नाइज करो रेगुलर बेंच के, और 2,000 रुपए रेवेन्यू किसका रिकॉग्नाइज करोगे, वर्कशॉप। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आप गए, सही है, सदर में एसी लेने गए, आपकी शादी करीब है, सही है सर, और आपने कहा मैं ससुराल वालों से एसी नहीं लूंगा। अब आप गए और आपने कहा कि भाई मैं एसी ले रहा हूँ, अब एकदम कंपटीशन चल रहा है, सही है सर, सर्दी के दिन एसी की जरूरत वैसे ही, मतलब हमने ना डिमांड कम होती है। अब आप भाई आप गए एसी लेने, अब आपको दुकान वाली आवाजें लगाने में हमसे एक दुकान वाले ने कह दिया भैया एसी तो ले, मेरा बंदा घर पे आके तेरे घर पे लगा कर भी जाएगा और मैं तेरे घर पे पहुंचाऊंगा भी, सही है सर, तेरे घर की डिलीवरी भी हमारी, इंस्टॉलेशन भी हमारी। अब आइए इसका बेटा एसी के बदले में 3 तरह की चीजें यहाँ पे मिल रही है, एसी, इंस्टॉलेशन सर्विसेज और डिलीवरी। रेवेन्यू को 3 हिस्सों में बांट देते। यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, 3। तो आईएएस ने कहा कि यार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले होता ये था, कंपनी कहती थी गुड्स दे रहे साथ में उसकी सर्विसेज भी, हमसे सॉफ्टवेयर लो 2 साल तक हम उसकी जो है मेंटेनेंस फ्री में प्रोवाइड करेंगे। मसला यही था, कंपनी सॉफ्टवेयर बेचने के टाइम पे सारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेती थी और कहती थी सर्विसेज क्या है, फ्री। आईएएस ने कहा नथिंग इज, सर्विसेज को तुम बेशक कस्टमर को बोलो फ्री है, ये तुम्हारे बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन सर्विसेज को रेवेन्यू का एक हिस्सा एलोकेट करोगे। अगर तुमने वो एलोकेट नहीं किया तो गलत है, फिर तुम्हारा ऑडिटर क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा, सही है सर। अब जैसे मोबाइल लिया आपने, 1 साल की वारंटी, तो उसने कहा पहले होता था वारंटी का तुम एक नॉर्मल एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रिएट कर लो, खत्म। मतलब मोबाइल के पैसे अलग है, वारंटी का जो पीरियड है उसके पैसे अलग, मतलब रेवेन्यू को क्या करोगे, 2 हिस्सों में तोड़ दोगे। आए सर, आए सर। अब हमने कहा सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप जो 2 है ना, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इसके बेस पे डिपेंड करता है पूरा सवाल। और स्टेप 4 एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब आपने कहा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या एक से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में सेलर बायर के लिए एक काम कर रहा है या एक से ज्यादा। तो सर पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में चार्ट की मदद से समझेंगे, सवालात देखेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि यहां पर क्या कह रहा है। आए सर, हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन contains more than one performance obligation। buyer's perspective, seller's perspective। सर बायर्स पर्सपेक्टिव क्या है, buyer can take
benefit from each obligation separately. Seller's perspective separately identifiable for seller, that is cost can be incurred to satisfy that obligation. सर कैसे पता चलेगा? और हमने कहा ये दोनों जो है ना एंड वाली चीजें कि बायर के लिए भी ये पर्सपेक्टिव उसका मीट हो, सेलर के लिए भी ये चीज मीट हो। आई सर बायर्स पर्सपेक्टिव, बायर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑब्लिगेशन सेपरेटली, मतलब उसको हर ऑब्लिगेशन का अलग बेनिफिट हो। सही है सर? एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सर अब जैसे मैंने एग्जांपल दी एसी वाली, अब बायर ने कहा यार बायर तुम गए, बायर तुम्हारी शादी हो रही है और तुम्हें सब एसी दे रहे हैं, सपोज करो 1.5 टन का, कितने का? 1.5 टन का तुम्हें सब एसी दे रहे हैं 60,000 रुपए का। अब एक दुकान वाले ने कहा भैया 60,000 रुपए का एसी तो मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको घर तक पहुंचा के दूंगा और मैं आपको जो है लगा कर भी दूंगा। आपने कहा मुझे 3 बेनिफिट मिल रहा है, एसी मिल रहा है, घर तक की सर्विस मतलब डिलीवरी और इंस्टॉलेशन। बायर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑब्लिगेशन सेपरेटली, उसके लिए तीनों से उसको बेनिफिट लेगा। सही है सर? सेलर के लिए, seller separately identifiable for seller, cost can be incurred to satisfy that obligation, उसकी भी कोई कॉस्ट incurred हो रही हो इजाफी। सर अब जैसे मैंने आपको वर्कशॉप वाली एग्जांपल दी, बच्चे के लिए अलग अलग बेनिफिट है, रेगुलर क्लासेस भी ले और चाह तो तू वर्कशॉप भी ले सकता है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं अगर आपने रेगुलर से पढ़ा है तो वर्कशॉप की जरूरत नहीं है सर, खुद से पढ़ने का टाइम। सही है सर? बट हमने कहा बच्चे के लिए फिर भी एक बेनिफिट है, ये दो इंस्टीट्यूट, भाई इंस्टीट्यूट ने रेगुलर में टीचर को पेमेंट की, अब वर्कशॉप में टीचर थोड़ी फ्री में पढ़ाएगा, वर्कशॉप टीचर पैसे लेगा, सही, कुछ ना कुछ कम लेकिन लेगा तो सही ना। तो इंस्टीट्यूट के लिए भी क्या है वो अलग, तो इंस्टीट्यूट के ब्याज पे भी कितनी है वो 2 ऑब्लिगेशन है। तो सर हमने कहा ये है बेसिकली डिटरमाइनिंग पॉइंट कि बायर के लिए भी वो अलग अलग हो और सेलर के लिए भी वो अलग अलग हो। आए सर इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो भी हमने कहा अलग अलग। आईएएस कहता है मार्केट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखना है कि काम अगर तुम एक से ज्यादा कर ले और बायर उनसे अलग अलग बेनिफिट भी ले सकता है, तो आपने कहा कि भाई रेवेन्यू एलोकेट करना पड़ेगा, एक साथ रिकॉग्नाइज नहीं करने दूंगा। वो अभी रुक जा, भी बताएंगे, वो इनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होती है, डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। जब अपोर्शन करेंगे ना तो उसका एक होता है कि तुम देखो कि भाई एसी, अब अगले ने कहा भाई घर तक के जाने के नॉर्मल चार्जेस होते हैं 500, आपने कहा एसी की वैल्यू 60,000 है, घर तक के जाने के 500 है, इंस्टॉलेशन के 2,000, अब आप 62,500 की चीजें दोगे 60 में, तो ये 2,500 का डिस्काउंट दे रहे हो ना, तो ये बोला आप 60,000 को तीनों में एलोकेट करो कि इस ट्रांजैक्शन में आपको कितने के चार्जेस पड़े, डिलीवरी कितने की हुई, एसी कितने का आपका बिका और इंस्टॉलेशन कितने की हुई। समझा कि सर ये, और ये स्टेप 4 में आएगा जब हम ट्रांजैक्शन प्राइस को क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। चले सर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कहा स्टेप 2 में हम ये देखेंगे
कि क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं सवाल में कितनी ऑब्लिगेशंस हैं। आए सर आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 5। नोटिनेस इन स्टेप 2 नंबर 1 पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मोइन एंड को सेलिंग वॉशिंग मशीन फॉर 10,000 एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉलोइंग फ्री गिफ्ट्स। मतलब गिफ्ट्स के लिए चीजें, फ्री सर्विस एंड मेंटेनेंस फॉर 1 kg ऑफ वॉशिंग पाउडर निरमा, अ डिस्काउंट वाउचर ऑफ 10% ऑन नेक्स्ट परचेज। हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस? 4 सर। सही है सर। कितनी है सर यहाँ पर? 4 ऑब्लिगेशंस हैं। फिर कह रहा है सॉफ्टवेयर हाउस has agreed with Hamza that it will deliver a software and will also provide support service and software updates. How many? 3। हमने कहा सर ये आईकेप में भी आ चुका है। आए सर, मुफ्ता इब्राहिम subscribe to a 6-month magazine subscription and receive a free fidget spinner। एक है या दो है? एक है या दो है भाई, तुम लोग भी बताओ। हमने कहा फिजिट स्पिनर छोटा सा तो है, क्या फायदा है ना सर। कितनी है बट साहब? सर 2 है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और तुमने कहा वैसे ही हाथों में खुजली हो रही है, घुमा दे जाओ। आखिरी पे आते हैं। नहीं, इसने कहा कि भाई अगर कॉस्ट इनकर हो रही है तो उसको एलोकेट करो, नहीं तो तुम स्मार्ट काम करोगे। कंपनी स्मार्ट काम करेगी, जानबूझ के बोलेगी यार दूसरे काम में तो कॉस्ट ही बहुत कम इनकर हो रही है। सारा रेवेन्यू आज रिकॉर्ड। आईएएस का देखो मकसद क्या है, बोला सारा रेवेन्यू आज रिकॉर्ड नहीं करने दूंगा। असल में ये मसला इसी वजह से आया कि भाई ये जो डिस्काउंट्स बेताशा जो नहीं, लॉयल्टी पॉइंट्स वाले केसेस हुए। असल में जो एक्चुअल हवा उड़ी थी, लॉयल्टी पॉइंट्स मिल रहे हैं और दूसरी बात लोग गुड्स के साथ सर्विस भी फ्री दे रहे हैं। आईटी की जब चीजें इन्वॉल्व हुई तो बोला यार कंपनीज करनी है, बोले सर्विस फ्री है, सारा रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर लो। आईएएस ने कहा भैया ये नहीं चलेगा। आखिरी पे आते हैं, मिस्टर अहमद promises Mr. Noman to build him a, he will also arrange bricks himself for building wall। अब हमने कहा 2 है या 1 है? हमने कहा क्यों 1 है? हाँ, हमने कहा भाई बायर के लिए तो 1 ही, आप उसको लाके दे दें ब्रिक्स, क्या करेगा वो? सही है सर। तो आपने कहा बायर कह रहा है मैं पूरी दीवार से ही नॉर्मल हालात में बेनिफिट ले सकता हूं, मैं भाई तू ब्रिक्स ला तो कुछ भी कर, मेरे लिए क्या होगा सर वो एक? तो उसने कहा मेरे लिए क्या है? दीवार। चलिए सर अब एक छोटा सा टास्क देता हूं, कोई ऐसा केस सोचो जब शायद वो बायर के लिए तो 2 हो लेकिन सेलर के लिए 1 हो। में अगर आप सेलर के लिए नॉर्मल केसेस में फिर आईएएस कहता है कि भैया कॉस्ट जो आसान ने चार्ज की ना रेगुलर, उसको एलोकेट कर दो। ऑनलाइन रिकॉर्ड। चले सर हम फिर हम आएंगे इसके ऊपर, कोविड के बाद आईएएस नई चीजें लेकर आएगा, लेकिन इसके ऊपर भी खैर आगे आके डिस्कशन करेंगे। ये भी सर कहीं ना कहीं फॉलो करता है। मुझे पता है कोई एक ऐसी एग्जांपल कि सेलर के लिए 1 हो और बायर के लिए वो अलग अलग हो। चलिए ऑनलाइन पर, ऑनलाइन का शायद बायर ही चेंज हो जाएगा ना सर, समझ रहे हैं? बायर भी वही हो, सेलर भी वही हो। सेलर कहे भाई मेरे लिए तो ये 1 चीज है, बायर कहे मेरे लिए अलग अलग है। सोचे ना कोई एग्जांपल यार। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? चलिए सर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मतलब शायद बहुत ज्यादा रेलेवेंट तो नहीं है बट कुछ केसेस में शायद हो सकती है। सर अब आप चले जाएं, आपके घर में बुजुर्ग होते हैं, टेक्नोलॉजी शायद इतना वो आशना ना हो, है ना सर?
किसी के अम्मा अब्बा ना हो, नहीं तो नानी नाना नानी दादा दादी, तो मुश्किल है कि वो टेक्नोलॉजी से इतना आशना हो रोशनास हो। बट मैंने खैर आजकल के नाना नानी भी देख लिए, उनके हाथ में व्हाट्सएप आ रहा है तो बस दिन रात बम्बार्डमेंट। सही है सर। अब हमने कहा सर अब सुनिएगा, अब हमने कहा एक बुजुर्ग अंकल, उनको चाहिए डेस्कटॉप पीसी। अब भाई तू बुजुर्ग नहीं बना है, अंकल है, गेमिंग पीसी आए सर। अब उनको चाहिए डेस्कटॉप पीसी। अब यार उनको डेस्कटॉप पीसी तो वो ले रहे हैं, उन्होंने कहा भाई मुझे कोई लैपटॉप वैपटॉप समझ में नहीं आता है, सही है, और मैं बुजुर्ग हूँ, कहाँ उठाता फिरूंगा, सही है। उन्होंने कहा डेस्कटॉप पीसी है, टेबल शेबल है। अब उसने कहा एक कंडीशन है, तुम दुकान वाले हो, भैया तू पीसी तो लगा के देगा ही देगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो उसमें माउस कीबोर्ड की जो तारे वारे होते हैं ये भी मुझे समझ में नहीं आती, ये भी करके देगा। सही है सर। अब आप क्या कर रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं, पीसी दे रहे हैं, तारे शारे सारी कनेक्शन भी लगा रहे हैं, 2-3 मिनट लगेंगे। अब बायर के लिए शायद वो बहुत बड़ा टास्क है, क्या सेलर के लिए बहुत बड़ा टास्क है? नहीं सर। तो हमने कहा ये कह सकते हैं, बोला यूजुअली बायर को ही मसला होता है, सेलर हमने कहा क्या कहता है भैया कि मेरे लिए तो हर काम ज्यादा है। सही है सर। अब सर एक मुकद्दस का बड़ा अच्छा सवाल आया है। मुकद्दस ने सवाल पूछा है कि सर अगर मैं फोन के साथ वारंटी देता हूं तो उस रेवेन्यू का पोर्शन एलोकेट, उसे रेवेन्यू का पोर्शन अगर एलोकेट कर देता हूं तो फिर प्रोविजन फॉर वारंटी क्यों क्रिएट कर रहा हूं एज पर IAS 37? सर रेवेन्यू का पोर्शन एलोकेट कर रहे हो ना, तो आप जो है, और बात इसकी सही है भाई, प्रोविजन इज इन एक्सपेंस ना, तो क्या करोगे? अब इसका जवाब भी हम पढ़ेंगे सर। IFRS 15 में बहुत सारी चीजें चेंज होगी, समझ होगा। सेल्स रिटर्न की जो तुम अकाउंटिंग पढ़ते हो वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। यहां पर भी इसने कहा बेटा प्रोविजन अगर तुम बना रहे थे तो वो पुराना, आप नए के केस में अगर आप इसको रेवेन्यू एलोकेट कर रहे हो तो उस टाइम का जब एक वारंटी पीरियड खत्म होगा उसमें तुम उसका रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करोगे और उसका एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज करोगे। सही है सर। तो IFRS 15 में आपकी नॉलेज में इजाफा होगा मुकद्दस, कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो पहले कुछ और थी अब क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है। कुछ ऐसे केसेस भी हम देखेंगे, माल अभी बेचने वाले के पास ही पड़ा हुआ है, सही है सर, और शायद वो अभी 100% कंप्लीट भी नहीं है, लेकिन बायर के पास गया ही नहीं, लेकिन उसका भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सही है सर। तो हमने कहा अब IFRS 15 की जो दुनिया है ना, ये इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो सर क्या यहां तक हम क्लियर है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, देखो ये स्टेप 2 है ना, इसके ऊपर सवाल डिपेंड होगा तुम्हारा। अगर एक से ज्यादा काम कर रहे हो तो जो पैसे दे रहे हो उनको भी क्या करना है, एलोकेट करना है। आए सर क्या कह रहा है? अब हमारे आपको हैंडआउट में 2 डब्बे नजर आ रहे हैं, जिनके पास सॉफ्ट कॉपी नजर आ रही है उनको हमने कहा एक डार्क ब्लू है और एक ग्रे है, और जिनके पास हार्ड कॉपी उनको एक बहुत ज्यादा काला नजर आ रहा होगा डब्बा। पेज नंबर 3 पे द कस्टमर a good or service a good or service is distinct if the following criteria are: the customer can benefit from the good or service on its own or together with other readily available resources, मतलब कस्टमर के लिए भी वो अलग अलग हो, बेनिफिट ले सकता हो, एंड the entities promised to transfer the good or service to the customer is separately identifiable from other promises in the contract। सेलर के लिए भी वो क्या हो, अलग अलग हो, उसकी भी जिम्मेदारियां हो वो अलग अलग, उसको भी वो क्या समझता हो, अलग अलग समझता हो। अब सर अगली चीज पे आते हैं, डब्बा दूसरा नहीं पढ़ रहे, इसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है फैक्टर्स फॉर आईएएस ने कहा मैं तुम्हें कुछ मतलब एक फैक्टर्स दे रहा हूं यार, इनको पढ़ो, इनकी मदद से तुम्हें पता चलेगा कि यार गुड और सर्विस को अलग भी करना है, मानना है नहीं मानना। फैक्टर्स फॉर कंसिडरेशन एज टू वेदर an entity's promise to transfer the good or service to the customer is separately identifiable include but are not limited to: the entity does not provide a significant service of integrating the good or service with other goods or services promised in the contract। हमने कहा कि जो है हमने आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया, सही है। अब हमने आपको कहा है कि भाई हम आपको अपडेट्स देंगे, हम आपको अपडेट्स देंगे। अब सॉफ्टवेयर अलग है पुराना और अपडेट्स
अलग हैं। अब हमने कहा कि कोई लाजमी नहीं है कि नहीं, जब अपडेट्स आ जाएंगी तो आपको अपडेट्स करना ही पड़ेगा। पुराना वर्जन भी चलता रहेगा और अपडेटेड चाहे तो आप अपडेट भी करा सकते हैं। तो हमने कहा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग गुड और सर्विस को किसी और के साथ। सही है सर। हमने कहा डिफरेंट चीजें डिफरेंट है भाई। कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल है, एक क्लाइंट है मेरा, क्विक बुक उसके पास चल रहा है 2014। हमने कहा क्विक बुक 2018 अपडेट कर लो। उसको दिखाया, ये देखो ये क्विक बुक 2018 ये फीचर है। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा भाई मुझे ये जो 2014 का क्विक बुक है इसका यूजर इंटरफेस क्या है पसंद है, मैं इसी पे काम करता रहूंगा। ठीक है सर। फिर आते हैं, द गुड और सर्विस डज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई, सिग्निफिकेंटली का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और कस्टमाइज अनदर गुड और सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन दी कॉन्ट्रैक्ट। सर ये भी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देते हैं। भाई पुराना सॉफ्टवेयर चले आ रहा है, अब आपने कहा मैंने आपको अपडेट्स का भी वादा किया हुआ है। अब जब आप अपडेट्स जब देते हैं ना एक सॉफ्टवेयर को, तो सर अपडेट्स के अंदर होता ये है कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के जो बेसिक्स होते हैं वो तो वही होते हैं, वर्जन थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंप्रूव। कभी ऐसा हुआ है कि आपको एंड्रॉइड अपडेट हुआ और आईओएस बन गया हो? नहीं सर, नहीं बन सकता ना सर, सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं। अब आपने कहा भैया हमारा ये सीन था कि हमने अपडेट ऐसी की कि पुराना सॉफ्टवेयर ही तकरीबन क्या हो गया, खत्म। सही है सर। तो वो अपडेट इसने कहा कि ये ऐसी नहीं होगी। भाई आपका सीन ये हो कि आप एक अगर सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में दिमाग करके रखा है। तो जो दूसरी उसकी अपडेट है वो जरूरत उस सॉफ्टवेयर को एनहांस करे लेकिन बिल्कुल तब्दील ना करे। अगर सर बिल्कुल तब्दील कर देगी तो क्या होगा, फिर हम पढ़ेंगे एक चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगी, डिफरेंट चीजों की तरफ जाएंगी, फिर वो अपडेट फ्री भी नहीं होती है। आए सर अगली चीज क्या कह रहा है, the good or service is not highly dependent on or highly interrelated with other goods or services promised in the, वही बात के सर सॉफ्टवेयर दिया आपने, अपडेट्स थी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बगैर भी क्या होगा, ऑपरेशनल लेगा चढ़ेगा, एक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना है। वॉशिंग मशीन वाली एग्जांपल पड़ी, अब आपने कहा मैं वॉशिंग मशीन ले रहा हूँ, सही है सर। अब मैं बोला हूँ निरमा मुझे नहीं चाहिए वॉशिंग पाउडर, आपने कहा मैं यूज करूंगा सर्फ एक्सेल, तो चल सकता वो भी। तो ऐसा नहीं हो कि इस वॉशिंग मशीन में निरमा ही चलेगा। फिर हमने कहा वॉशिंग मशीन और निरमा एक ऑब्लिगेशन है, अगर इस वॉशिंग मशीन में निरमा ही चलेगा तो वॉशिंग मशीन और निरमा क्या है, एक ही। लेकिन अगर आप कोई और भी कर सकते हो तो इसका मतलब है वॉशिंग मशीन के बेनिफिट कस्टमर अलग ले रहा है और निरमा के बेनिफिट उसको अलग मिल रहे हैं। आए सर फिर एक आईएएस की एग्जांपल पढ़ते हैं, ये आईएएस ने एग्जांपल दिया है। This is an adaptation from IFRS 15 illustrative example 11. An entity, a software developer enters into a contract with a customer, और ये FAR 1 में छप चुकी है, सही है, with a customer to transfer the following software license, installation services including changing the web screen for each user, सही है जी, software updates and technical support for the entity sells the above separately. The installation service is routinely performed by the other entities and does not significantly modify the software. The software remains functional without the updates and the technical support. Are the goods or services promised to the customer distinct in the terms of IFRS 15? मतलब अलग अलग है? Yes. The software is delivered before the other goods and services and remains functional without the updates and technical support. Therefore, entity concludes that the customers can benefit from each of the goods and services either on their own or together with other goods and services that are readily available. The promise to transfer each good and services to the customer is separately identifiable from each other. In particular, the installation service does not significantly modify or customize the software itself. As such, the software and the installation service are separate outputs promised by the entity instead of inputs used to produce a combined output. Based on the assessment for performance obligations in the contracts have been identified for all four of the above goods और से कहा यहाँ पर कितनी भाई चीजें हैं, चार। आए सर अब आपको एक छोटा सा सवाल भी दिखाते हैं, एक छोटा सा सवाल है। एक मिनट आपको पेज नंबर बताता हूँ मेरा बच्चा। सर पेज नंबर पे आ जाए,
पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 सवाल आया है, define the performance obligation and state the criteria when should be met if goods or services promised to a customer are to be considered as distinct। तो हमने कहा वो जो क्राइटेरिया अभी आपने डार्क ब्लू डब्बे में देखा वो था, ये आपको नहीं आएगा, ये FAR 1 का सवाल है, सही है सर, लेकिन स्टिल प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ECL has entered into a contract with Kashif Builders। अच्छा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। इन द व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, discuss whether goods and services provided in each of the above contracts represent a single performance obligation। क्या कह रहे हैं? ECL has entered into a contract with Kashif Builders for construction of a residential project। ठीक है जी। फिर हमने कहा क्या कह रहा है? Including supply of construction material, architectural services, engineering and site clearance। ECL and its competitor also provide such services separately। क्या होगा सर, ये अलग अलग है या एक है? एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है या एक से ज्यादा है? हमने कहा ये एक है या एक से ज्यादा है? कितने लोगों ने FAR 1 में सवाल किया हुआ है? कैसे? उसने कहा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाना है ना, उसने कह दिया एक सोसाइटी बनानी है, सही है सर, वो भले सेपरेटली कराओ, यहाँ पर ये क्राइटेरिया देखना है, बायर के लिए एक है, बायर ने कहा भैया मैं प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता जब तक मेरा पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो बायर के लिए क्या है सर? एक है। बायर के लिए एक है तो हमने कहा परफॉर्मेंस दोनों के लिए अलग अलग। अगर बायर के लिए एक है तो हमने कहा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है? एक है। तो यहाँ पर हमने कहा भैया जो सोसाइटी है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, तो ये क्या है सर? एक ही है, सही है। सेलर के लिए चाहे हजारों काम हो, लेकिन हमने कहा अगर बायर के लिए एक है तो एक है। दूसरे पे आते हैं, ई सॉल्यूशंस लिमिटेड, अ सॉफ्टवेयर developer entered into a 2-year contract with a customer to provide software license including future software updates and post implementation services। सॉफ्टवेयर में हमने कहा भाई हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी देंगे, फ्यूचर की अपडेट्स भी देंगे और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सर्विसेज भी देंगे, सपोर्ट सर्विसेज। The software license would remain functional even if the updates and post implementation services are discontinued। एक दो तीन, तीन है सर। कितनी है? तीन है। तो हमने कहा कि सर ये है हमारा स्टेप 2, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर, इसकी बेस पे कौन सा स्टेप डिपेंड करता है? स्टेप 4। तो चले सर एक दफा बिस्मिल्लाह करेंगे, क्विकली जो आज की क्लास में हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, लेकिन जरूरी नहीं दो पार्टी हो, दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान भी हो सकता है, लेकिन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। कस्टमर कौन होता है? जो एंटिटी का ऑर्डिनरी आउटपुट को अक्वायर करे, अदर देन ऑर्डिनरी को अक्वायर, मतलब अगर केनेस का कस्टमर तुम लोग हो, केनेस का कस्टमर बशीर भाई फर्नीचर वाला नहीं है। फिर हमने कहा इनकम क्या होती है? इनकम वो होती है जो कि आपकी रिटेन अर्निंग में, आपकी इक्विटी में इजाफा करे, अदर देन इंक्रीज जो है, मतलब शेयर होल्डर की तरफ से कुछ पार्टिसिपेशन हो। इनकम के बदले में एक नया एसेट भी आ सकता है, कैश या रिसीवेबल तो होगा ही। फर्नीचर वाली एग्जांपल, आपके अब्बा ने केनेस को क्या दे दिया? फर्नीचर दे दिया, एंट्री मनी, फिक्स एसेट, फर्नीचर डेबिट और इनकम क्रेडिट। और तीसरी एग्जांपल क्या दी सर? लायबिलिटी। आपने केनेस की तरफ से गार्ड की सैलरी पे कर दी, लायबिलिटी डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो इसने कहा ये भी हो सकता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो काम जिसके करने के पैसे मिले। रेवेन्यू, रेवेन्यू उसी को कहोगे जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का हुआ। केनेस का रेवेन्यू फी इनकम है, केनेस का रेवेन्यू फर्नीचर को बेचने की इनकम नहीं है। यूनिलीवर का रेवेन्यू प्रोडक्ट्स जो बेचता है वो है, पूरे के पूरे लक्स ब्रांड को बेचने की इनकम नहीं। हमने कहा ट्रांजैक्शन प्राइस, वो पैसे जो आपको मिले उसमें से वो हटा दो जो कि किसी और के बिहाफ पर रिसीव हो। फिर हमने कहा सर रेवेन्यू मॉडल पे आए, स्टैंडर्ड ने कहा मैं 5 स्टेप रेवेन्यू मॉडल दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेट करो, और आखिरी में जाके क्या करोगे? रिकॉग्नाइज करोगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी रिटर्न इंप्लाइड हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के कितने क्राइटेरिया हैं?
पहला क्राइटेरिया अप्रूव्ड होना चाहिए, अप्रूवल कैन बी रिटन, कैन बी ओरल, कैन बी इम्प्लाइड। दूसरा क्राइटेरिया हमने कहा दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो। तीसरा पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। चौथा कमर्शियल सब्सटेंस। क्या लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल सब्सटेंस वाला हो सकता है? यस। और हमने कहा जो कंसीडरेशन हो वो आपको उम्मीद हो कि उसकी रिकवरी भी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। फिर हमने कहा सर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो काम जिसके करने के आपको पैसे, और हमने कहा सर सवाल में कब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक होगी और कब एक से, हमने कहा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर बायर के लिए भी वो अलग अलग हो और सेलर के लिए भी वो, अगर बायर भी उससे अलग अलग बेनिफिट ले सकता और सेलर भी, हमने कहा उसके लिए भी वो अलग हो, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो, जिसको कहता है यार मेरा टाइम मेरी कॉस्ट इनकर्ड होगी। सही है सर। जैसे हमने कहा वर्कशॉप और रेगुलर बैच। सही है सर। एसी इसके साथ इंस्टॉलेशन सर्विसेज, ये सब हमने कहा। तो ये क्राइटेरिया होता है। आर वी क्लियर? चलिए सर आप सुनिए सर अगली क्लास कब होगी? अच्छा मुझे बताएं कितने लोग हैं जो बीएफटी भी दे रहे हैं सर पहली मतलब अभी क्लास से ले रहे हो और ले रहे हो कहाँ से ले रहे हो भाई? यहीं से ले रहे हो? सही। तो सर खलील के साथ से तो क्लैश हमारा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है ठीक है। तो अगली क्लास का अच्छा मैं टाइम आपको कंफर्म करूंगा, दो में से किसी एक दिन होगी अगली क्लास। वो आप सब ग्रुप में तो है ही, या तो सैटरडे की सुबह होगी या सैटरडे की सुबह रखूंगा मैं। मैं कितना बजे फॉर्म है तुम्हारी? ओहो हफ्ते को होती है फॉर्म? मैं बंद रखता हूँ सर, या मंडे की शाम को रखेंगे। चलिए मैं अगली क्लास का आपको इंशाल्लाह ग्रुप में बता दूंगा। सैटरडे को अच्छा हो तो तुमने बता दिया क्लास होती है तुम्हारी कब तक। असल में मुझे कैफ वालों की एक आखिरी लंबी क्लास रखा दी है। सही है उनकी बस, तो वो सैटरडे को जो है ना FIR 1 की और FIR 2 की एक फ्राइडे को होगी और एक सैटरडे को होगी। मैं चाहता हूँ यार तुम लोग संडे को थोड़े फ्रेश हो जाओ। मंडे को एक तुम्हें शायद, अगर सैटरडे को नहीं होगी तो फिर मंडे को तुम्हें शायद एक बहाना मिल जाए ना फंक्शन निकलने का। तो मुझे बच्चे यही कहते हैं कि सर आप जो है ना, बच्चे कहते हैं सर आप एक क्लास रखा करें वीकडेज में ही ताकि हम हमसे एक बहाना। चले सर आपको इंशाल्लाह ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में जिसमें हम बाकी चीजें पढ़ेंगे। ओके जी सर। वैसे कितनी क्लासेस होंगी सुन लो। हमने कहा सर वैसे अगले हफ्ते सिर्फ 3 होंगी, उसके बाद में हफ्ते में 4 क्लासेस कर दूंगा। सही है सर। क्योंकि सर इंशाल्लाह हमने कहा कि प्रैक्टिस भरपूर करनी है कॉन्सेप्ट वगैरह, तो सर जरूरत तो पड़ेगी। और आपको नहीं पता इसमें रमजान है, इसमें आपकी जो है अभी ईद कुर्बान है, फिर मुहर्रम है। सही है सर। तो चले जी फिर एक दफा और रमजान आएगा। चले सर, चले मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।